गुड इवनिंग एंड अ वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप जितने भी लोग इस वेबिनार में अब तक ऑलरेडी लॉग इन हो चुके हैं, आप सभी लोगों के लिए एसएचपीएल की तरफ से, सर्वश्री की तरफ से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है स्टैन सिराऊ और मैं एसएचपीएल का बिजनेस कोच हूं। और आज है आउटस्टैंडिंग अक्टूबर का पहला हफ्ता एंड टुडे इज मंडे, सो ये मैजिकल मंडे है। और इस मैजिकल मंडे में आप सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं और जितने भी और लोग ज्वाइन होने के लिए बाकी हैं उनको रिमाइंड करें और उनको रिक्वेस्ट करें कि इस वेबिनार में वो शामिल हो जाए। ये वेबिनार अभी 8 बजे स्टार्ट हुआ है और ये करीबन 9 बजे तक चलेगी। और आज स्पेशली ऑफ कोर्स आपका चैट बॉक्स ओपन है, तो उसमें अगर आप जो भी चैट करना चाहते हैं, आपका फीडबैक कमेंट्स देना चाहते हैं, वो डेफिनेटली उसको आप यूज करें, मिसयूज ना करें। आपका यूजर आईडी को अपना नाम से आप रीनेम करें, ना कि कोई डिवाइस का नाम या कोई उट पटांग नाम, इस तरीके से ना करें और सही तरीके से अपने आप को पेश करें। और इस सेशन को हम लोग 9 बजे तक करेंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है। और आज एक ऐतिहासिक दिन है। द रीजन कि क्यों आज हम लोग यहाँ पर सभी इस वेबिनार में हैं, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे एक विमेन स्पेशल वेबिनार की। और सर्वश्री में इसको हम लोग जानते हैं इस नाम से। और सभी लोगों के जानकारी के लिए मैं बताऊं, वो है स्नो, SNOW, सर्वश्री नेटवर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग विमेन। जैसे इस महीने का भी नाम आउटस्टैंडिंग अक्टूबर है, जैसे हम लोगों ने कई सारे महीनों को अलग अलग नाम दिया था कि जॉयफुल जुलाई, ऑसम अगस्त, सुपर सितंबर और आउटस्टैंडिंग अक्टूबर। तो ये स्नो या सर्वश्री नेटवर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग विमेन की एक आइडेंटिटी या एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में ही क्रिएट किया था। जब हमारा वेबसाइट में थोड़े से हम लोगों ने तब्दीली करके इसको अपग्रेड किया, तभी हम लोगों ने स्नो या सर्वश्री नेटवर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग विमेन को कंसेप्चुअलाइज किया था। लेकिन थोड़ा टाइम लगा, 6 महीने लगा कि इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा ऑफिशियली इनॉग्रेट करने के लिए या इसको अनलीश करने के लिए। तो दे से दैट बेटर लेट देन नेवर, कि जैसे कहते हैं हिंदी में कि देर आए दुरुस्त आए। तो आप सभी लोगों को इस वेबिनार में फिर एक बार एंड स्पेशली एसएचपीएल के मैनेजमेंट की तरफ से और जितनी भी महिलाएं, जितनी भी विमेन अपने एसएचपीएल के प्लेटफॉर्म में अपना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए जुड़े हैं, उन सभी लोगों की तरफ से इस वेबिनार में आप सभी लोगों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। जब हम महिलाओं की बात करते हैं, एक एक बेटी के तौर पर, एक डॉटर के तौर पर उनका जन्म हो जाता है, वो कभी किसी की सिस्टर बनती है, उसके बाद में जब बड़ी होती है एजुकेशन के बाद में वो शादी जब करती है, वो एक किसी की बीवी होती है, शी बिकम्स अ वाइफ एंड देन ऑफ कोर्स शी बिकम्स अ डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, बहू बनती है, भाभी बनती है एंड ऑफ कोर्स शी देन आल्सो बिकम्स अ मदर। तो जैसे हम लोगों ने देखा है कि या सुना है कई बार कि भगवान खुद हर जगह पे नहीं रह सकते, तो इसके लिए उन्होंने माताओं को या मदर्स को अपने परिवार में दिया हुआ है और उन्होंने हर एक परिवार में उनको अपना एक अहम स्थान दिया है। तो विमेन्स के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं, खास करके 8 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल विमेन्स डे के तौर पर मनाया जाता है। 14th मई इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एट मदर्स डे, माताओं का दिन को 14 मई को हम लोग मनाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 2 ही दिन हम लोग महिलाओं के बारे में बात करें। जो प्रियंका चोपड़ा का जो वीडियो आपने देखा, उसमें वो ये कहती हैं कि भाई दुनिया की जितनी भी आबादी है उसमें ऑलमोस्ट 50% हम हैं। तो हम एक इक्वालिटी के लिए या हमारी जो समाज में जो अहमियत है उसको लेके हमको पीछे नहीं रहना है। और यही सोच के साथ एसएचपीएल ने भी ये सोचा कि विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को सशस्त्रीकरण करना, उनको और मजबूत बनाना उनके हर क्षेत्र में वो जरूरी है। और इसके लिए अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक महिला अपने घर का काम करते हुए, अगर उनकी शादीशुदा है, बच्चे हैं तो बच्चों की परवरिश करते हुए
और उनके हस्बैंड वो या तो काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, उनको भी संभालते हुए, कई बार ये भी बोलते हैं कि हस्बैंड भी एक तरीके से बच्चा है, तो उनको भी संभालते हुए मल्टीटास्किंग करते हैं, और इसके बावजूद भी अपने पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो शुरुआत करते हैं। और आज दुनिया के एक्चुअली अगर हम लोग आंकड़े देखें ग्लोबली, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में ये कहा जाता है, और ये सच है कि महिलाओं की संख्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। ग्लोबली इट इज 74%। हम लोग बात करते हैं लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, ये स्कीम्स की, स्कैम्स की, मनी सर्कुलेशंस की, पिरामिड्स उसकी, वो टाइप के बिजनेसेस के नहीं। जो लेजिटिमेट बिजनेसेस हैं, जो एथिकल बिजनेसेस हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी प्लेटफॉर्म्स पूरे दुनिया में 200-250 कंट्री में जो रेगुलेटेड होकर इस इंडस्ट्री को चलाते हैं, उसमें 74% ऑफ द पॉपुलेशन, या जो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, कंसल्टेंट्स बनते हैं, जो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स बनते हैं, वो महिला हैं। एंड इंडिया की अगर बात करेंगे, इंडिया में ये इंडस्ट्री बहुत यंग इंडस्ट्री है, जस्ट अराउंड 25-26 ईयर्स ऑफिशियली इसको अभी गवर्नमेंट से मान्यता मिली है। लेकिन इसमें भी, इंडिया में भी, द नंबर ऑफ ऑफिशियली वर्किंग डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर 53%। तो ये जो मेन है, जो पुरुष जो हैं, वो शायद हो सकता है कि स्कीम स्कैम्स में थोड़ा सा ज्यादा प्रोएक्टिव है, लेकिन लेजिटिमेट जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उसमें महिलाओं का योगदान ज्यादा है, उनका अचीवमेंट ज्यादा है। तो इसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म में वो काफी तरक्की करते हैं। उनको कहते हैं कि भाई दिलों में बस जाए तो मोहब्बत हूं, कभी बहन तो कभी ममता की मूरत हूं। तो ये महिलाओं के बारे में कहते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं, हमारी मतलब 2022 मेरे लिए पर्सनली एक बहुत अच्छा शुरुआत नहीं रहा, बिकॉज आई लॉस्ट माई ओन मदर एट द एज ऑफ 81 ईयर्स। तो काफी मतलब एक अच्छे तरीके से ईयर स्टार्ट नहीं हुआ। तो हर व्यक्ति को अपनी परिवार में जो महिलाएं हैं, जो अलग अलग रोल निभाती हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी गहराई से सोचेंगे तो वो क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारे परिवार में, हमारे पर्सनल जिंदगी में, हमारे प्रोफेशनल जो जिंदगी है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो डेफिनेटली पता चलता है। तो इसके लिए स्त्रियों के बारे में ये कहते हैं, स्त्री एक ऐसी गुरु होती है जो शर्ट के टूटे बटन से लेकर व्यक्ति के टूटे हुए आत्मविश्वास तक को जोड़ने की कला जानती है। तो SHPL में इसी सोच के साथ हम लोग जब SHPL एजुकेशन ने एजुकेशन करना स्टार्ट किया, तो महिलाओं को डेफिनेटली हम लोग अहमियत देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो पीछे रहते हैं, क्योंकि अभी SHPL में महिलाओं की संख्या थोड़ी सी कम है। लेकिन हो सकता है कि आज का आउटस्टैंडिंग अक्टूबर का मैजिकल मंडे 3 अक्टूबर से इस मुहिम की शुरुआत हो जाए, कि जिससे कि महिलाओं की संख्या SHPL में ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि SHPL की प्रोडक्ट रेंज को अगर आप देखेंगे, क्योंकि SHPL क्या है, बेसिकली एक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली उपभोक्ता को या कंज्यूमर को पहुंचाने वाली एक प्लेटफॉर्म है, और इसी में अपने आप में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर ना केवल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स जो हर परिवार के सदस्यों को चाहिए, इसमें बहुत सारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं जो महिलाओं के लिए ज्यादा आकर्षित करते हैं। हेयर केयर से लेके, स्किन केयर से लेके, ओरल केयर, बॉडी केयर, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। उसके साथ साथ होम केयर, किचन केयर, ये सभी प्रोडक्ट्स महिला में ज्यादा आकर्षित करते हैं, और उनको ये प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। तो इसके लिए ये एजुकेशन ना केवल वो लेते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, और लोगों को अपने परिवार में, अपने समुदाय के साथ जितने भी लोगों से वो जुड़े हैं, उनको ये प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करते हैं, उनकी प्रोडक्ट नॉलेज शेयर करते हैं, और यही अपने आप में एक बिजनेस एक प्लेटफॉर्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहा गया है कि इफ यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन, लेकिन इफ यू एजुकेट अ वुमन, यू एजुकेट अ जनरेशन। तो ये उनकी खासियत है, क्योंकि इतना इम्पैक्टफुल उनका नजरिया रहता है, उनका सोच रहती है। तो आज ये विमेन स्पेशल के प्रोग्राम में, हालांकि ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम आगे अगले हफ्ते से विमेन ही कंडक्ट करेंगे, विमेन ही स्पीकर्स रहेंगे,
और सब लोग सुनेंगे, हम सभी लोग सुनेंगे, बट इनके लीडरशिप में ये प्रोग्राम होगा। ऑफ कोर्स ये पहला प्रोग्राम है विमेन स्पेशल का मैजिकल मंडे में, जो इस हफ्ते से हर महीने हर हफ्ते में होगा। तो ये मौका लेने के लिए मुझे बेहद खुशी है। लेकिन सर्वश्री नेटवर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग वुमेन को हमको सुनना है, उनके निजी जिंदगी के अनुभव को हमको सुनना है, और उनसे प्रेरित होके जोश के साथ और बहुत गर्व के साथ SHPL का बिजनेस को हमको करना है। तो आज हम लोग आते हैं SHPL में ऐसे 2 आउटस्टैंडिंग विमेन लीडर्स को सुनने के लिए। हम लोग यहाँ पर हैं, तो मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ या उनका इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि जब वो बात करेंगे वो अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे, अपनी लाइफ की जर्नी बता देंगे, और क्या उनको इस मुकाम में लेके आने के लिए क्या चीजों ने मदद किया, इसके बारे में वो आपसे शेयर करेंगे। दे विल शेयर एवरीथिंग अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, द चैलेंजेस, द सॉरोज दैट दे हैड इन देयर लाइफ, एंड आल्सो हाउ दे ओवरकेम एवरीथिंग and then became successful in their life, and currently they are associated with SHPL। तो SHPL के प्लेटफॉर्म में उन लोगों ने कैसी तरक्की की, कैसे उन्होंने ये सीनियर रैंक्स अचीव किए, इसके बारे में वो डेफिनेटली आपसे शेयर करेंगे। सो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट आर यू ऑल रेडी? अगर सब लोग रेडी हैं तो चैट बॉक्स में अपना अलर्टनेस दिखाइए, आप उनको सुनने के लिए, उनसे उनकी लाइफ स्टोरी को जानने के लिए, और क्या ऐसे सक्सेस टिप्स हैं जो आपके बिजनेस में आपको मदद कर सकते हैं। इसके लिए मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इसमें सुनने के लिए बेकरार हैं, और इनके शेयरिंग से हम लोग सभी लोग प्रेरित होंगे। सो एक नया अध्याय SHPL में हम लोग स्टार्ट करेंगे, इज वुमेन एम्पावरमेंट। जब एक वुमेन क्वालिफाई होती है तो उनका इम्पैक्ट बहुत सारा ज्यादा होता है मेन को लेके, सो उनसे भी ज्यादा। तो पहली आज की स्पीकर है जिसको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, एंड देन स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं उनसे, कि वो है पुणे से, और उनकी लाइफ स्टोरी, जो सक्सेस स्टोरी जो है वो वेबसाइट के ऊपर भी है। तो जब मैंने उसको एडिट करके वेबसाइट में डालने का मुझे मौका मिला, मैं ईमानदारी से बताऊं तो काफी मैं इमोशनल हो गया था। आई कुड रिलेट with my own families, family members। तो उस इंस्पिरेशन, उन्होंने अपने जिंदगी में बहुत सारे कुछ ऑब्स्टिकल्स को फेस किया है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑब्स्टिकल्स को ऑब्स्टिकल ना समझते हुए, इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए, उन्होंने इस इंडस्ट्री में और इस बिजनेस में अपना नाम बनाया है। तो इसके लिए आप सभी लोगों के वेविंग ऑफ द हैंड से तालियां बजा देंगे। ऑफ कोर्स आप म्यूट में हैं, तो वेविंग ऑफ द हैंड्स में जितने भी लोगों का वीडियोस ऑन है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, वेविंग ऑफ द हैंड्स। तो वी वुड लाइक टू नाउ वेलकम द फर्स्ट स्पीकर ऑन द फर्स्ट women special, none other than Shilpa Parmar from Pune, Maharashtra। She is a triple crown ambassador in SHPL। so आप सभी लोगों की फिर एक बार ग्रीटिंग से, चैट मैसेजेस से हम लोग वेलकम करेंगे शिल्पा मैम का। सो शिल्पा मैम, यू आर नाउ ऑन द स्पॉटलाइट, द स्क्रीन इज योर्स। वार्म वेलकम एंड हार्टी कांग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग द फर्स्ट स्पीकर। थैंक यू सो मच सर। माय नेम शिल्पा परमार फ्रॉम पुणे। दोस्तों, ऑलरेडी जन्मभूमि मेरी राजस्थान की है, लेकिन कर्म भूमि मेरी महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र धरती को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहती हूँ परमपिता परमात्मा को और माता रानी को, कि जिनकी वजह से आज ये मौका मिला है, और हमारी पूरी SHPL की पूरी मैनेजमेंट टीम को और स्टैन सर को स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ, कि जिन्होंने लेडीज लोगों के लिए एक सुनहरा मौका हम लोगों को दिया है। हर लेडीज की अपनी कहानी होती है दोस्तों, हर लेडीज की अपनी कहानी होती है। बहुत सारे लोगों की कहानी स्टेज पे आती है और बहुत सारे लोगों की कहानी अंदर ही रह जाती है। न तो दोस्तों आज मैं तुम्हें कोई सिखाने के लिए आई हूँ, न मैं कुछ भी, मैं सिर्फ अपनी लाइफ के कोई पल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। क्योंकि बहुत सारी लेडीज है जो बोलती है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाकई में लेडीज में वो पावर होता है जो वो चाहे वो कर सकती है। क्योंकि हमारे बहुत, आज हमारा सबसे पहले अष्टमी की, सारे लोगों को अष्टमी की शुभेच्छा, क्योंकि आज अष्टमी के दिन लेडीज यानी हमारी माता जो अम्बे माँ हो, सरस्वती माँ हो, वो भी एक लेडीज थी, जहां पे आज बहुत सालों से, हम जब से हम पैदा हुए तब से हम देख रहे हैं
कि माताओं को पूजा जाता है, लेकिन हम भगवान के मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसे लेडीजों का अपमान भी होता है। और बहुत सारे लेडीज एक पैदा होते ही एक जब लेडीज पैदा होती है एक लड़की के रूप में, तब उसके साथ क्या होता है, कैसा होता है, वो अपना सफर कैसे निकालती है और कैसे इस स्टेज तक। दोस्तों, ऐसा नहीं कि कोट टाई पहनने वाली बोल सकते हैं या कोई अच्छा बोल सकता है, लेकिन मैं ऐसी नहीं थी। मेरी लाइफ की कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ कहाँ से शुरू हुई और मैं कहाँ तक पहुंची, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं राजस्थान के रहने वाली। राजस्थान में आपका माउंट आबू का नाम सुना होगा। माउंट आबू से 2-3 घंटे का रास्ता है। मेरा गांव, एक छोटा सा गांव है सादड़ी, वहां पे मेरा जन्म हुआ। ऑलरेडी दोस्तों वहां पे बोलते ना कि घर में 4 मेरी सिस्टर थी और बेसब्री से लड़के का इंतजार हो रहा था। लड़के का इंतजार हो रहा था है ना। घर में पहले कोई सोनोग्राफी नहीं होती थी, दाई माँ वो 10 नस देख के बताती लड़की होने वाला या लड़का, तो बताया गया था कि लड़का, अभी लड़का होने वाला है। तो घर में उस तरह की खुशियां, घर में लड्डू पेड़े, जिस तरह से पूरी खुशियों की तैयारी चल रही थी। और उस समय मेरा जन्म हो गया दोस्तों। और जब मेरा जन्म हुआ, मेरी दादी बताती है कि घर में जैसे एकदम सन्नाटा छा गया और जैसे घर में मातम कैसा मनाते हैं, वो लड्डू वड्डू किसी लोगों को नहीं बांटे, जो लाके रखे हुए थे वो गाय कुत्ते को खिला दिया। लेकिन उन्होंने मेरे परिवार मुझे बताते हैं कि 6 महीने तक शायद मेरे पापा ने भी मेरी शक्ल नहीं देखी, क्योंकि मैं लड़की पैदा हो गई। लड़की मैं पैदा होना मेरे हाथ की बात नहीं थी, लेकिन बोलते ना एक लड़की पैदा होना लड़की इंसानियत के लिए क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मेरा पैदा होते ही शायद मेरे घर में बहुत सारे लोगों ने शायद मातम जैसा हुआ, 1-2 दिन जैसे घर में मातम जैसा, किसी ने खाना नहीं खाया। और जैसे मैं थोड़ी बड़ी हो गई, 5 साल की एज हो गई, 5 साल के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में, आज भी वो बातें याद आती है। 5-7 साल की लड़की होती है तो उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है। 5 साल की एज में मेरी सगाई हो गई थी और सगाई वहां हुई जहां पे मेरे पापा का और उनका बिजनेस चल रहा था। लड़का मेरे से 10 से 15 साल एज में बड़ा था। तो पहले कोई लड़कियों को दिखाया किया नहीं जाता था। और जैसे सगाई हो गई, और मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी जब से मैं 5 साल की थी ना, तब से मेरी मम्मी आज भी मेरे से बात नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि मैं लड़की होके पैदा हो गई थी। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि माँ तूने शायद आज भी मेरे से बात नहीं करती है, लेकिन एक दिन ये लड़की तेरा लड़का बन के नाम रोशन करेगी। तो ऐसे ही मेरी ये हो गया। लेकिन है ना, जैसे धीरे धीरे बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद बोलते ना 12 साल की उम्र में जब मेरी स्कूल जाने का टाइम हुआ, तभी बोला गया कि पढ़ाना लिखाना नहीं है, उसको घर के कामों में होशियार किया जाए, मेरे ससुराल वालों ने। और दोस्तों 12 साल की उम्र में, आज आपके घर में 12 साल की बच्ची होगी, उसको बोलते ना कि हाथ से खाना हम लोग खिलाते हैं। लेकिन 12 साल की एज में ही मेरी शादी की गई। मेरी शादी की आज इसलिए मुझे ज्यादा इमोशनल हूँ, क्योंकि आज कहीं ना कहीं माँ की कमी या माँ की याद आ रही है, तो उसकी वजह से। लेकिन आप सब लोगों का इतना प्यार, और तो शायद तो ऑलरेडी मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मेरे को जैसे ही शादी करके ससुराल गई, और ससुराल जाने के बाद बोलते ना लड़कियों को सिखाया नहीं जाता है। आज बच्ची थी, लेकिन उस समय मुझे आज भी याद है, जाते समय सिर्फ मेरे पापा ने एक ही बात बोली थी। माँ तो शायद बात नहीं करती थी, लेकिन एक ही बात बोली थी कि दुख है सुख है, तेरा ससुराल तेरा है। अभी जिस घर से तेरी डोली जा रही है, कभी भी जिंदगी में कितना भी परेशानी हो, मुड़ के वापस आना मत। कुछ भी हो जाए, बोलते ना जिस घर से डोली जा रही है उस घर से तेरी अर्थी आ जाए, लेकिन तू लौट के कभी, कितना भी दुख हो जाए, तू लौट के कभी वापस खुशी से आना, लेकिन ऐसे मत आना। तो ऑलरेडी मैं शादी करके ससुराल चली गई, और लड़कियों को सिखाया नहीं जाता है। वो अपने रंग में, जैसा नया लोग, नए परिवार, सब कुछ होता है, लेकिन एक लेडीज है ना, उसके रंग में ढलना शुरू हो जाती है, कैसे भी अपना एडजस्टमेंट कर लेती है, लाइफ का करने लग गई। और 12 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, और 13 साल में मैं माँ बन चुकी थी। 13 साल में है ना, मुझे खुद को भी नहीं मालूम था, मैं खुद एक बच्ची थी, लेकिन 13 साल की उम्र मेरी और मेरी बेटी का बीच में 13 साल का ही गैप है ना। आज मैं देखो तो मैं भी उस समय बच्ची थी, लेकिन मेरे को बेटी हो गई। बेटी होने के बाद हस्बैंड का बिजनेस, उन्होंने सूरत में एक साड़ी का मिल डाला, तो उधर कम से कम 8-10 नौकर चाकर थे, तो घर में रोटी बनाने का तकलीफ होता था। तो मुझे उस समय, मैं हाउसवाइफ थी, मुझे तो दुनिया समाज कुछ भी नहीं मालूम था। मुझे सूरत लेके गए, और वही 8-10 लोगों का घर में बस एक ही काम था, रोटी है ना। सब्जी भी मैं कभी घर से बाहर लेने को नहीं गई, हस्बैंड ला के देते थे, क्योंकि बाहर मुझे मार्केट में घूम जाती थी, या मुझे कुछ मालूम नहीं चलता था एरिया या जो भी।
तो मुझे खाना भी यानी ये समझ लो सब्जियां भी घर पे लाके देते थे नौकर चाकर, और बाकी मैं घर में खाना बना देती घर में। फिर ये समझ लो 15 साल की उम्र में मेरी वापस एक बेटी और हो गई, और ऐसे करते करते दोस्तों 20 साल की एज तक मुझे 3 बच्चे हो गए। और जैसे मेरा बेटा हुआ, बेटा होते ही मेरे बिजनेस, हस्बैंड के बिजनेस में एक वर्किंग पार्टनर था, वो अपना बिजनेस संभाला नहीं जा रहा था, तो उसने वर्किंग पार्टनर डाला बिजनेस में। उसने क्या मालूम क्या गबोड़ा ऐसे किए, है ना, बिजनेस एकदम डेप्थ में जीरो पे आ गया। और जीरो पे आया तो बैंक का नोटिस आया, आपको घर दुकान जो भी है खाली करना पड़ेगा। तो उस समय हस्बैंड ने बोला कि अभी क्या करें, अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तो एक लेडीज क्या करती है, जब हस्बैंड में प्रॉब्लम आती है तो वो एक ही बोलती है, तुम टेंशन मत करो, सब अच्छा हो जाएगा, तुम टेंशन मत करो, एक अच्छा हो जाएगा। तो वैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला, आप टेंशन मत करो, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, भगवान रास्ता निकालेगा। तो उन्होंने बोला कि मेरी तो हिम्मत नहीं होती है घर पे फोन करने का, तू फोन कर। मैंने मेरे सास ससुर को फोन किया कि भाई हम लोग, है ना, मेरा अभी उस समय 15 दिन का ही मेरा बेटा था, तो मैंने उनको बोला हम लोग राजस्थान आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बिजनेस में लॉस चला गया और मैं अभी घर बार हमें खाली करना। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल चुका है, अगर तुमने अभी खोया है और पैसा अगर तुमने ये कर दिया है तो अभी यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल गया। दोस्तों जब हम बिजनेस कर रहे थे तो सब लोगों का साथ में था, हमने अकेले कभी नहीं रखा, लेकिन जब नुकसान गया तो उन्होंने ये जवाब दे दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उस समय मैंने अपने घर पे फोन किया, पहले आज से 40 साल पहले फोन नहीं होते थे, टेलीफोन होते थे। तो मैंने अपने घर पे फोन किया था, रात का 10-11 बजा था और गर्मी के दिनों में लोग छत पे सोते हैं। तो मैंने फोन किया मेरी मम्मी को, मैंने मेरे परिवार में मम्मी को, तो मम्मी ने तो नहीं उठाया, किसी ने नहीं उठाया। तो मुझे ऐसे लगा कि उनको भी मालूम चल गया कि हमारा लॉस हो गया, तो वो भी ये चाहते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि हम लोग ना आए 3 बच्चों को लेके। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। हस्बैंड ने बोला अभी कोई रास्ता नहीं है हमारे मरने के सिवा, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने उनको एक ही बोला कि चलो मैं आपकी वाइफ हूँ, आप बोलोगे मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगी आपके साथ मरने के लिए, लेकिन जो बच्चे ने जन्म लिया है, 15 दिन का बच्चा है, उसने तो दुनिया भी नहीं देखी, उसका क्या कसूर, मुझे ये बताइए। मैंने कहा कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। बोला 7 दिन के बाद अपने को घर खाली करना है। मैं एक बार इनके साथ पूना आई थी, तो मैंने इनको हस्बैंड को बोला कि आपका पूना वाला फ्रेंड है, रोज कॉल करता है आपको कि एक बार साथ में बिजनेस करेंगे। मैंने कहा एक बार उसको कॉल करके देखो ना। तो उन्होंने कॉल किया, पूना में पद्मावती नगर, जब पूना के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं तो उनको मालूम है पद्मावती नगर, वहां पे केके मार्केट है, उनके ऊपर ही उनका रहने का था। तो उनको फोन किया कि अभी यार ये हो गया और हम लोग बिजनेस हमारा ये हो गया। तो उनको ये नहीं मालूम था कि वाकई में हम सारे बर्बाद हो चुके हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं यार, तू आजा, यहाँ पे देखेंगे क्या करना है। तो हम लोगों ने सब्जी की ट्रक में डाल के, जो हमारा थोड़ा बहुत घर का सामान था हम लेके, सब्जी की ट्रक जो पूना से, सूरत से पूना आती है, हमने उसमें, क्योंकि इतना हमारे पास पैसा नहीं था, हम उसमें सामान डाल के हम आए। आने के बाद 6-7 दिन हम उनके घर पे रहे, और 8वें दिन उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि घर छोटा पड़ रहा है, बच्चों के एग्जाम आ रहे। दोस्तों बोलते ना कि समझदार को इशारा काफी होता है, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। और मुझे उसका इशारा समझ में आ चुका था कि वो ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से जाए। तो हस्बैंड और डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि आपके हस्बैंड को और ज्यादा टेंशन दिया तो वो डिप्रेशन में आ जाएंगे, और मेरे पास तो कुछ था नहीं। मैंने हस्बैंड को एक ही बोला, आप टेंशन मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। बोला क्या अच्छा होगा, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे। मैंने कहा तुम टेंशन, बोलते ना कि लेडीज लोगों को जब मुसीबत आती है तो उसको सिखाया नहीं जाता है, वो माँ के पेट में ही सब कुछ सीख के आती है। तो मैंने उनको एक मंगलसूत्र लेडीज क्यों पहनती है मालूम है, लंबे सुहाग के लिए। जब मेरा सुहागी टेंशन में था तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने एक छोटा सा रूम है ना, 5x5 का एक रूम लिया हमने, एकदम रूरल एरिया में। और वहां पे हमने जैसे तैसे बच्चों को हस्बैंड लेके बैठते थे, और मैंने वो 5-10 हजार से घर घर जाके साड़ी बेचना शुरू किया। मेरे को बालाजी नगर पद्मावती में सारे लोग जानते हैं कि मैंने लोगों के घर पे बर्तन भी साफ किया, लेकिन कभी जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैंने हस्बैंड को बोला आप टेंशन मत करो, शाम तक कैसे भी करके मैं गुजारा लेके आऊंगी। मैं जैसे तैसे अपना काम करके साड़ियां ऐसे करती थी, करते करते वहां पे ठीक होने लगा। फिर मुझे ऐसे लगा कि यार एक रूम और किचन लिया मैंने, और बच्चों को, मेरी बच्चों को पूना में रविवार पेट में हिंदी स्कूल है, वहां पे मैंने 2 लड़की को मैंने हिंदी स्कूल में डाल दिया। और जैसे जैसे मैं अपना गुजारा करने लगी, फिर ऐसे लगा कि यार बिजनेस को थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहिए। तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि मैं उसी में रोलिंग करती थी, घर का खर्चा भी निकालती थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि अभी कुछ तो करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड को, वो तो डिप्रेशन में, वो कुछ उनकी हिम्मत ही टूट चुकी थी बिजनेस में लॉस जाने के बाद, कि वो कुछ लाइफ में आगे कदम बढ़ाए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम हमेशा एक ही बोलती, तुम टेंशन मत करो। तुम, मुझे खुद को मालूम नहीं था कि मैं शाम तक इतना पैसा लेके आ पाऊंगी घर पे कि मेरे बच्चों को मैं खाना दे पाऊं। हमने बहुत सारी रातें जो वड़ा पाव खा के गुजारा है, बहुत सारी रातें हमने खाया नहीं होगा।
तो वो मैंने कहा जैसे तैसे हम लोग गुजारा करते थे। फिर एक लेडीज है ना, एक आदमी में जब मुसीबत आती है ना, वो कहीं भी कमा के खा सकता है, रात को 2 बजे भी घर से बाहर निकल सकता है, लेकिन एक लेडीज में जब मुसीबत आती है, अगर मैं किसी को सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए भी, अगर ब्याज से पैसा लेने के लिए, तो बोल देना कि अगर जिसके पास जॉब है वो कहीं जाके बोलते ना एजुकेशन है वो जाके जॉब करता है, जिसके पास पैसा है वो कहीं जाके बिजनेस कर सकता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं अगर किसी से सपोर्ट मांगती तो बोलते ना, जब जिस लेडी को या तो वो किसी की शिकार बनती है या खुद खुशी करती है जब लेडीज में मुसीबत आता है तो, लेकिन भगवान माता रानी का थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे वो हिम्मत और शक्ति दी कि मैंने अपनी लाइफ की फाइट की। मैंने उस समय लोगों से 5% 10% से पैसा लेके मैंने गुरुवार पेट में कर्जे के लेके दुकान करना शुरू कर दिया। मेरा बैंटेक ज्वेलरी का और मैंने दुकान कर दिया। मैंने दुकान किया था कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होए, लेकिन क्या हो रहा था, मैं कमा रही थी, वो सिर्फ कर्जे में ही जाता जा रहा था। तो फिर है ना, ससुराल से ऐसे 2-4 साल हो चुका था, फिर ससुराल से फोन आया कि तुम गांव आ जाओ। तो मैंने कहा अचानक इन्होंने गांव आने को कैसे बोल दिया? तो बोले मेरे दादिया ससुर जी ने मेरे हस्बैंड के नाम की एक दुकान थी हमारी 1 करोड़ की, आज से 20 साल पहले, तो वो दुकान हमारे हस्बैंड के नाम की करके चले गए। तो वो दुकान की वजह से मेरे ससुराल वालों ने बोला तुम गाँव में आ जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो, अपने को गाँव से फोन आया, अपन गाँव चलते हैं। तो ऐसे भी यहाँ पे कोई इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, कर्जे में चल रही थी। तो मैंने चलो गांव तो चलने को मैं राजी हूँ, आप बोलोगे मैं अभी चलने को राजी हूँ, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे समाज में बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है। मैंने कहा देखो, मुझे बालिका वधू बनाया, आज हमारे में मुसीबत पड़ी तो शायद कोई भी हमारे साथ में नहीं आया, प्लीज आप मेरी बेटियों को मैं पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। मैंने उनको बहुत मन्नत की कि मैं कभी आपसे 1 रुपया नहीं, लेकिन आप हमें छोड़ के मत जाओ खाली। तो उन्होंने बोला कि नहीं, और उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि मेरी बेटियों की लाइफ के लिए कुछ भी हो जाएगा, मैं पूना में मेरी बेटियों को पढ़ाऊंगी। और एक दिन ऐसा समय आया कि हस्बैंड भी साथ छोड़ के चला गया। उन्होंने 6 महीने तक मेरी राह देखी, उन्होंने बोला आ जाओ, नहीं तो मैं शादी करता हूँ। मैंने कहा मैं आने को आज भी राजी हूँ, लेकिन मेरी एक की शर्त है कि मेरी बेटियों को मैं पढ़ाऊंगी। और बालिका वधू मेरी बेटियों की शादी में आप सोचो कि अभी इस उम्र में कर दे, मैं करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ की जो ठोकरें खाई है। तो घर वालों ने, उन्होंने बोला नहीं, और उन्होंने एक ऐसा समय आया कि वो भी छोड़ के चले गए। लेकिन उस समय बोलते ना दोस्तों, बहुत बहुत मायूस हो चुकी थी कि अभी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं, न तो माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन, न सास, न ससुर, कोई भी नहीं। अकेली पूना जैसी सिटी में, न मुझे कुछ मालूम है, न कुछ भी। आदमी बोलता ना, लोग बोलते कि हस्बैंड कैसा भी हो, लूला और लंगड़ा हो, कैसा भी हो, अगर वो घर में बैठा भी रहता ना तो किसी की उंगली नहीं उठती है। लेकिन जब हस्बैंड नहीं होता ना, हम बहुत अच्छे भी रहेंगे ना तो भी हजारों लोगों की उंगलियां उठनी शुरू हो जाती है। और जैसे हस्बैंड निकला, लोगों की बातें होनी शुरू हो चुकी थी। तो भी मैं अपने आप को रोज हिम्मत देती थी कि नहीं शिल्पा, तुझे हारना नहीं है। बहुत टेंशन में बैठी हुई थी कि अभी कोई रास्ता नहीं। लेकिन बोलते ना दोस्तों कि जब घोर अंधेरा होता ना, आप सबकी, हर किसी की कहानी होगी, और हर किसी में एक समय हमारा ऐसा आता है कि हम थक जाते हैं कि यार अभी तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, मैं थक चुकी हूँ। तो ऐसे ही घोर अंधेरा होता ना दोस्तों, तो सोचना कि आपकी ये कोई रोशनी की किरण आपकी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ आने वाला है। ऐसे ही घोर अंधेरा था, तो और एक रोशनी डायरेक्ट सेलिंग को लेके मैं सबसे नेगेटिव ले रही थी। क्यों थी? कि मैंने कभी कुछ भी नहीं किया था, लेकिन हमारे एक बाजू में एक लेडी थी, उन्होंने कुछ कंपनी किया, वो कंपनी वाले चले गए, ऐसा वैसा कुछ उसकी कहानी थी। तो उसको रोज आके लोग गाली बोलते, तो मुझे बस वो सुन के नफरत थी। तो कोई भी कंपनी वाला आता तो मैं उसको यही बोलती थी कि यार कोई कंपनी है तो आना मत दुकान पे। तो यानी हमारा नॉलेज ना होना, नेगेटिविटी किसको बोलते, कि कोई चीज का नॉलेज ना होना उसको नेगेटिविटी बोलते। तो मैंने उस लड़के ने बोला बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये है। तो मैंने उसको बोला क्या है, तो बोला एक बार सुन लो, देख लो। मैंने ये समझ लो, मैंने कहा नहीं देखना मुझे। तो मुझे कोई इंग्लिश आती नहीं थी, तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया बिजनेस तो ऐसे भी कुछ अच्छा नहीं है, एक बार अपन देख के सुन तो ले। वो उन्होंने कुछ इंग्लिश में सवाल पूछा, तो मुझे आता नहीं, तू मेरे साथ चल। मेरे मामा का काका का कोई लड़का रहता है यहाँ पे, वो मेरे साथ चला, और साथ चल के जैसे सर ने प्लान शुरू किया, उसने थोड़ी देर सुना और उसके बाद वो धप से खड़ा हो गया और कॉफी फेंक दी। बोला ये कुछ नहीं है, ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। मैंने भाई को एक ही बोला कि भाई ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, अगर तुझे समझ में आता है तो तू बैठ, नहीं तो तू जा सकता है। क्योंकि अभी मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 48 लाख जो बता रहे हैं, मेरे को और कुछ नहीं, ये 48 लाख अगर मुझे आ गया ना, तो मैं जिंदगी का कर्जा सारा खत्म करके मेरे बच्चों को मैं अच्छी लाइफ दे सकती हूँ। मैंने वो उठ के चला गया और मैंने सर को एक ही बोला, सर मुझे ये बताइए कि इसके लिए करना क्या होगा। सर ने बोला शिल्पा मैम मेहनत। मैंने कहा सर मेहनत करने के लिए मैं कभी कम नहीं हूँ, आप जो बोलोगे मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। बोला खाली लोगों को बोलना है। और जैसे मैंने दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का काम
शुरू किया, मेरे में दुख था, तकलीफ था, किसी ने आके ये नहीं पूछा, मेरे बच्चों को बहुत सारी बार स्कूल से निकाला, किसी ने ये नहीं पूछा कि बच्चों की फीस भरी या ना भरी, लेकिन जैसे मैंने डायरेक्ट सेलिंग किया, मेरा खुद के जीजा, मेरा खुद का परिवार की थोड़ी बहुत दुकानदारी चल रही है, ये भी बंद हो जाएगी, कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा, इसके अच्छा है कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, ये कंपनी वाले ऐसा वैसा। लेकिन मैंने कंपनी के ऊपर से नीचे तक पूरी डेप्थ की, जो सुबह से दोपहर तक मैंने उसके सारे सवाल पूछ लिए, क्योंकि मैं एक ऐसी लेडी हूँ, या तो कुछ करती नहीं और करती ना तो पीछे मुड़ के देखती नहीं। मैंने सारे सवाल पूछे और जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू कर दिया और एक 6 महीने तक मैंने अपने बिजनेस के थोड़े साइड बाय साइड किया और धीरे धीरे ये समझ लो कि मैंने अपना बिजनेस धीरे धीरे सारे बिजनेस बंद कर दिए। और दोस्तों आज की तारीख में वही डायरेक्ट सेलिंग से पुणे में जिस मकान में बैठी हुई 50 लाख का मकान है, और अभी मैंने कल आपको मैं रजिस्ट्री भी शेयर कर दूंगी, कल मैंने 1 करोड़ का पुणे में फ्लैट लिया, मेरी बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेज से पढ़ाया मैंने। आज हिंदी स्कूल से बच्चे, जरूर लाइफ में मैटर नहीं करता कि आपके बच्चे कौन से डोनेशन और कितनी बड़ी स्कूल से पढ़ते हैं, अगर आपके बच्चे में कुछ करने का है तो वो बच्चे कोई भी स्कूल में पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। मेरी बड़ी लड़की ने कंप्यूटर साइंस किया, छोटी लड़की ने सीएस किया, बच्चा मेरा बिजनेस में एक्सपोर्ट के बिजनेस में चला गया। तो मेरे पास कोई भी नहीं था, आज वही दुनिया सलूट करती है क्योंकि करके दिखाया दोस्तों। और एसएचपीएल एक वो प्लेटफॉर्म है, जब मैं एसएचपीएल में आई तो मैंने यही सोचा, मैंने एक ही बोला, मैंने कहा सर पहले सबसे पहले मैं प्रोडक्ट को, बहुत सारे लोग आए, जब उनको मालूम चला कि मैं कंपनी ढूंढ रही तो बहुत सारे लोग आए कि शिल्पा में आपको ये मिलेगा, हम ये देंगे वो देंगे। मैंने एक ही बोला, मुझे प्रोडक्ट में दम चाहिए, मुझे बिजनेस में दम चाहिए। और प्रोडक्ट और बिजनेस में दम है तो ये ऑडी नहीं, मैं ऑडी की ऑडी ले सकती हूँ, मैं मकान ले सकती हूँ, मैं घर ले सकती हूँ, मुझे प्रोडक्ट में दम चाहिए। और एसएचपीएल जब मैंने किया, मैंने पहले प्रोडक्ट मंगाए, प्रोडक्ट यूज किए, दिए लोगों को, डॉक्टर, हमारे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में डॉक्टर है उनको दिए। ऐसे करते करते दोस्तों वो प्रोडक्ट है, इतना अच्छा प्रोडक्ट आया। तो आज की तारीख में मुझे ये समझ में आ गया कि माधुरी दीक्षित, अभी तक माधुरी दीक्षित है, करीना कपूर है, जो ऐसी ऐड करके, जिनके घर पे फरारी गाड़ी है, जिनके पर ऑडी है, मर्सिडीज है, लेकिन उसके बाद भी वो तंबाकू, चैनी मैनी तंबाकू, जिससे मालूम है कि शरीर खराब होता है, वो बर्तन बार साबुन की ऐड कर करके वो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो आपके जैसी और हमारे जैसी लेडी अगर करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए कमा सकते हैं। मैं थैंक्स करती हूँ जी जान से कंपनी के एमडी सर का, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लेडीज लोगों के लिए दे दिया कि हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम घर बैठ के भी बिजनेस कर सकते हैं। जब मैंने काम करना शुरू किया दोस्तों, तो लोगों की उंगलियां उठने लगी, लोगों की बातें, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनाई देता था। मुझे सिर्फ अपना टारगेट और अपना फोकस सुनाई देता था, मुझे अपने बच्चों की लाइफ सुनाई देती थी। आज वही लेडी जो लोग बोलते थे कि आदमी को छोड़ के बैठी, ऐसा वैसा, ये कुछ नहीं कर पाएगी, मेरी बच्चों की मैंने शादी की, मेरी लड़की की, और बोलते ना पुणे का सबसे बड़े रिसोर्ट में शादी की। तो आज की तारीख मेरी बच्चों की मैंने लग्जरी लाइफ बनाई, इसी डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म से, इसी एसएचपीएल की वजह से आज मेरे बच्चे अच्छी लाइफ जी रहे दोस्त। जो लोग बोलते थे मेंबर बनाने का बिजनेस है, लोग बोलते टोपी पहनाने का बिजनेस है, मैं ये बोलती हूँ ये लोगों को जिंदा करने का बिजनेस है दोस्तों, लोगों को जिंदा करने का बिजनेस है। ये वो प्लेटफॉर्म है। मैं एक ही बात बोलूं, अगर उस दिन मैंने अपने भाई की बात सुनी होती तो, और मेरी गर्दन अगर ऐसी हुई होती तो आज भी मैं उस कर्जे में बैठी रहती और शायद कोई भी आके मुझे नहीं देखता। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ने शिल्पा गांव की संतोषी से शिल्पा मैम बना दिया दोस्तों। मैं ऐसी नहीं थी, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी स्टोरी को, हेलो सर आवाज आ रही है? कैसे सारी बात करी? तो ऐसी मेरी लाइफ नहीं थी, लेकिन जिंदगी में बोलते ना बहुत सारे अगर आज मैं डायरेक्ट सेलिंग से कम 9 करोड़ से ज्यादा मैंने अगर कमाया, आज सबसे मेरे घर परिवार में किसी के पास ऐसा फ्लैट नहीं होगा, वैसा फ्लैट ले लिया मैंने पुणे में। आज की तारीख में 20 लाख की गाड़ी में घूमती हूँ, बच्चों के पास सब कुछ, लग्जरी लाइफ जीते, वो भी डायरेक्ट सेलिंग, और कुछ भी बिजनेस नहीं था ना। तो माँ बाप, हस्बैंड की करोड़ों रुपए की भी प्रॉपर्टी होगी ना, मैंने अभी तक उसको डिवोर्स नहीं दिया, लेकिन 1 रुपया उसके पास मांगने नहीं गई। और वही डायरेक्ट सेलिंग की वजह से आज की तारीख में ये समझ लो कि लग्जरी लाइफ कर दे। मैं आप सारी लेडीज लोगों को, सारी फ्रेंड्स को ये बोलती हूँ कि हमें लेडीज लोगों को जब काम करते समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, सबसे जेंट्स से ज्यादा प्रॉब्लम हमें आती है। लेडीज लोग एक्साइटेड होकर ज्वाइन तो कर लेती है, लेकिन थोड़ा चलना शुरू करती है और हमारे परिवार वाले हमारी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। मैं ये बोलती हूँ करेंगे, ये प्रोसेस है लाइफ का,
ये हर किसी को प्रोसेस होता है, वो जेंट्स के साथ भी होता है, लेडीज के, लेकिन जेंट्स को क्या कोई रोकने वाला नहीं होता है। वो रात को 2 बजे भी घर से बाहर निकल सकता है, लेकिन लेडीज जब 8 से अगर 8:30 भी बज जाए तो घर वाले बोलना शुरू कर देते हैं। मैं सारे घर वालों को, सारे हस्बैंड लोगों को एक ही विनती करती हूँ कि आज समय आप भगवान करके ऐसा आज का समय आपका हमेशा अच्छा रहे। लेकिन अगर कैसा भी, जैसे लॉकडाउन में जैसे समय आया था, हर किसी को प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। अगर आपकी वाइफ एक कदम से कदम मिला के अगर आपके साथ चलेगी तो जिंदगी में बच्चों को आप वो खुशी और वो परिवार दे सकते हो, वो खुशी दे सकते हो, वो एजुकेशन दे सकते हो। तो जो समय आ रहा है उस समय की वजह से हर लेडीज को कुछ न कुछ करना चाहिए। और प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, प्रॉब्लम आएगी। आज मैं तुम्हें बोलती हूँ, शिल्पा मैम अगर यहाँ तक पहुंची तो ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम का फेस नहीं किया, बहुत क्या। 12 साल में घर से बाहर रही हूँ मैं, 2 साल कोल्हापुर रही, सांगली रही, सतारा रही, नागपुर रही, वर्धा रही। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, कोई भी घर में संभालने वाला नहीं थी मेरी बेटियों को। वो कभी खाया कभी नहीं खाया, लेकिन बच्चों को एक ही बोला था, बेटा या तो तुझे अच्छी लाइफ चाहिए या माँ चाहिए। अगर अच्छी लाइफ चाहिए तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं सिर्फ आप लोगों की लाइफ के लिए मुझे भागना पड़ेगा। और मेरे बच्चे आज मेरे को यहाँ तक पहुंचे, और मेरे ड्रीम पूरा करने में सबसे ज्यादा सहयोग मेरे बच्चों का रहा, क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया, और कभी भी मेरे बच्चों ने एजुकेशन में हमेशा नंबर 1 रहे, अच्छे से अच्छे कॉलेज से एजुकेशन लिया, और आज की तारीख में लग्जरी लाइफ जी रहा। आज वही परिवार वाला, वही समाज वाला, अभी हमारे समाज में फंक्शन था अभी नवरात्रि का, तब मुझे उधर बुलाया गया, और मुझे उन्होंने चीफ गेस्ट के तौर से बुलाया गया, और बुक के दिया, शॉल उड़ाया। मैंने एक ही बोला कि शॉल और ये बुक की अभी जरूरत नहीं थी, मुझे जरूरत तब थी जब मेरा हस्बैंड छोड़ के गया, तब मुझे जरूरत थी। लेकिन किसी ने आके मुझे पीठ थपथपा के ये नहीं बोला कि तू कर सकती है शिल्पा। हर बंदों ने मेरी टांग खींचने की कोशिश की, तू एक लेडीज है, तू एक औरत है, तू एक औरत है। हर औरत को एक यही बताया जाता है, तू एक औरत है, तू बाहर नहीं निकल सकती है, रात को नहीं जा सकती है, दिन में नहीं जा सकती है, ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है। मैं आप लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, औरत होना गुनाह है? औरत हम कहां से आई? एक देवी जो बात, घर घर में आज देवी की पूजा होती है, घर घर में आप लोग देवी की पूजा करते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, तो औरत भी तो एक औरत ही है, वो कहां से आई? मैं आप लोगों से एक ही सवाल पूछती हूँ, औरत में वो पावर होती है, मैं हर लेडीज को एक ही बोलती हूँ, आप लोगों में वो पावर होती है। औरत को सिंदूर से लगा के पैर की बिछिया तक बांधा जाता है, क्योंकि औरत के अंदर वो होता है, आदमी से ज्यादा पावर औरत में होता है। लेकिन उसको बचपन से ये सिखाया जाता है, तू एक औरत है, तू एक औरत है, तू बच्चे पैदा करने के लिए पैदा हुई है, तू एक शादी के लिए, एक माँ बनने के लिए। मैं बोलती हूँ सारे रोल निभाना है, अच्छे खासे रोल निभाना है, माँ भी बनना है, बीवी भी बनना है, माँ सिस्टर भी बनना है, सब बनाना है। जब वो सारे रोल इतने अच्छी तरह से निभा सकती है, तो मुझे बताओ, जब वो अपनी खुशी के लिए कुछ करती है तो उसको लोगों को रोका क्यों जाता है? वो उसको आगे बढ़ने के लिए उसको हिम्मत दो, हौसला दो। दोस्तों मैं बताऊं, मुझे किसी ने हिम्मत हौसला नहीं, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग में मेरे अपलाइन में विन टू विन हमारे परवेश सर, संजीत सर का थैंक यू सो मच सर, जो हमें हर समय सिखाया जाता है आगे बढ़ने के लिए। मेरे सारे अपलाइन का मैं थैंक्स करती हूँ, सारे मैनेजमेंट टीम का थैंक यू करती हूँ कि जो हमारे स्टैंड सर ने अभी इतना जबरदस्त सेशन, जो सुबह का प्रोडक्ट का हम काम कर रहे थे, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी कि हम प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कैसे समझाएं। अभी बिना डिग्री के भी छोटे मोटे डॉक्टर तो हम भी बन गए, क्योंकि हर चीज सिखाई जाती है। मुझे बताइए दोस्तों, कौन से जॉब में और कौन से बिजनेस में ये सब सिखाया जाता है? कौन सी जॉब है और कौन से बिजनेस में? लेकिन ये प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज सिखाई जाती है, आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है। यहाँ तक आपको दे सकते हैं, लेकिन चुबाना तो आपको ही पड़ेगा। और मैं कमिटमेंट करती हूँ सर, आज सबके सामने कमिटमेंट करती हूँ, शिल्पा मैम चाहे कभी तेज चली कभी धीरे चली, लेकिन SHPL में वो डंका बजाएगी। और लेडीज लोगों के लिए, ज्यादातर लेडीज लोगों के लिए, मैं आप जहां पे भी बोलो, जहां मीटिंग के लिए बोलो, लेडीज लोगों के लिए मेरा एक ही, अभी मेरा घर गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया है, अभी मेरा ड्रीम एक ही है कि 2025 तक मैं अपने जैसी 500 लेडीज जो कुछ करना चाहती है, जिनके ड्रीम है, जिनके सपने, जो अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहती है, उनके साथ मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ और उनको मैं लेके जाना चाहती हूँ। तो दोस्तों मैं आप सब लोगों को एक ही बोलती हूँ कि प्लेटफॉर्म, सर्वश्री प्लेटफॉर्म एक वो प्लेटफॉर्म है जो हर तरह से, आज पेमेंट कभी भी किसी का एक दिन पेमेंट लेट नहीं होता, प्रोडक्ट के हमारे 100% रिजल्ट है, हर तरह से हमारे सब कुछ अच्छा है। तो मैं आप सब लोगों को एक ही विनती करती हूँ कि हमारा जबरदस्त प्लेटफॉर्म में हम सब मिलकर धमाका करते हैं और घर घर में सर्वश्री पहुंचाते हैं। और सर्वर में अभी उसके बाद मेरे नेक्स्ट जो मेरे सिस्टर आने वाली है वो भी जबरदस्त, रेशमा मैम, जो पूना में धमाका करके रही है। तो और मैं लास्ट में एक ही बात बताती हूँ कि हर इंसान में वो पावर होता है, जो चाहे वो कर सकता है। अगर वो चाहे तो जमीन को, अगर बोलते हैं ना मिट्टी को हाथ दे दे तो राजा का महल बन जाता है, जो
अगर भेड़ों के बालों को हाथ दे दे तो राजा की पोशाक बन जाता है। इंसान में और हर लेडी में वो पावर होती है कि एक बार अगर अपने आप को छू जाए तो उसका पावर 1000 गुना बढ़ जाती है। मैं प्रूफ करना चाहती हूँ, मैं अनाज का वो दाना नहीं जो गोदामों में सड़ने के लिए पैदा हुआ है, मैं अनाज का वो दाना नहीं हूँ जो चक्कियों में पीसा जाता है, मैं अनाज का वो दाना हूँ जो एक बार जमीन में बोने से हजारों हजार से लाख उत्पन्न होते हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू शिल्पा मैम। हम लोगों ने सुना चेन्नई एक्सप्रेस, ये तो पूरा राजस्थान पुणे एक्सप्रेस है, अनस्टॉपेबल है। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत हिम्मत दिखाई कि अपनी निजी जिंदगी की बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा दिया। ये आसान काम नहीं है। बहुत सारे लोग, हम लोग जिंदगी में जो भी अपनी तकलीफें होती है उसको छुपाते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, लेकिन उसको जब एक्सप्रेस करते हैं उसमें एनर्जी आ जाती है, उसमें ऑथेंटिसिटी मिल जाती है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो शिल्पा मैम ने अपनी जिंदगी की एक मिसाल जो बनाई, मतलब बताई, जो उनकी कहानी बताई, उन्होंने जो अपने ऑब्स्टिकल्स को भी अपॉर्चुनिटी के तौर में किस तरीके से परिवर्तन किया उसको बताया। इसके लिए सब लोगों से मैं चाहता हूं कि एक एक्नॉलेजमेंट का कमेंट आप जरूर लिखें। इस चैट को मैं डेफिनेटली सेव करके उन तक पहुंचाऊंगा, वो आराम से बाद में पढ़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको क्या अच्छा लगा इस इनके शेयरिंग में, वो डेफिनेटली आप बता दें। सो आप सभी लोगों की तरफ से मैं शिल्पा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने, मतलब जैसे बोलते ना, एक नारी सब पे भारी, एंड आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी लोगों तक शेयर की है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, SHPL में कहानी है कि बाय वन गेट वन फ्री। एक आप लेंगे तो दूसरा फ्री। तो अभी दूसरा फ्री तो नहीं है, लेकिन आज एक स्पीकर के साथ दूसरा स्पीकर भी है, और ये भी खासियत ये है कि जब ये बोलने लगती हैं सब लोग सुनते हैं। सन्नाटा छा जाता है इनकी स्टोरी सुनने के लिए, क्योंकि सबको हिला डालते हैं। और ये भी पुणे से हैं, ये भी महाराष्ट्र से हैं, और ये भी एक ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर हैं। और इनको मैं जब भी सुना हूँ, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम से मैंने सुना हूँ, मुझे ये सोच में आता है कि इनको इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। तो इसके लिए आप सभी लोगों के वेविंग ऑफ द हैंड से वंस अगेन मैं बुलाना चाहता हूँ स्क्रीन में वन ऑफ द टॉप मोस्ट अचीवर ऑफ SHPL, जो पुणे महाराष्ट्र से हैं, एंड शी इज अ ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर, नन अदर देन रेशमा कलबोर्ड। सो रेशमा जी, आप अभी हैं स्क्रीन में और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो हार्टी कांग्रेचुलेशंस की आज मैजिकल मंडे में, आउटस्टैंडिंग अक्टूबर के इस ऐतिहासिक दिन में you are one of the first speakers of this session. So over to you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी शिल्पा मैम को, उन्होंने इतना बढ़िया और जबरदस्त तरीके से, मैम रियली ग्रेट, यू आर, मतलब सच में शब्द नहीं मेरे पास आपको बोलने के लिए। सच में आपने एक लेडी की कहानी को कितनी बढ़िया तरीके से, और सच में इतनी सारी चीजें आपने झेली है। उसके बाद मैं थैंक्स करूंगी ऑल हमारी मैनेजमेंट टीम का, जितनी भी मैनेजमेंट है, सुभाष साहू सर है, उसके बाद हमारे प्रशांत कुंडू सर है, और साथ में हमारे गोपाल कुंडू सर है, जिनकी वजह से आज SHPL ने एक प्लेटफॉर्म हम जैसी लेडीज के लिए तैयार करके रखा है। साथ में मैं थैंक्स करूंगी मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर विनय कुमार सर का, जिनकी वजह से, जिन्होंने सिखाया है कि मैडम डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, और एक मतलब पल्लू से एक लेडी, आज एक गांव से एक लेडी यहाँ पे आपके साथ आज बैठ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हमें मौका दिया है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि चलो एजुकेशन के पीछे ऐसा कहा जाता है कि अगर एक लेडी बैठती है, एक नारी एजुकेट होता है, अगर एक गांव एजुकेट होता है तो एक तहसील एजुकेट होती है, अगर एक तहसील एजुकेट होती है तो एक डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेट होता है तो एक राष्ट्र एजुकेट होता है, और एक राष्ट्र एजुकेटेड होगा तो ऑब्वियसली पूरा देश हमारा पढ़ा लिखा होगा। तो मैं ऐसी व्यक्ति को सैल्यूट करना चाहूंगी, जिन्होंने हमारे SHPL के अंदर 4 चांद की ट्रेनिंग मीटिंग से, जैसे शिल्पा मैम ने बोला कि आधे से ज्यादा डॉक्टर तो हम भी बन गए, चलो आधे से ज्यादा डॉक्टर तो हम भी बन गए। थैंक यू सो मच सर, आपने जो एजुकेशन सिस्टम चलाया हुआ है, जहां से हमारी नॉलेज बढ़ रही है, हम जैसी महिलाओं को आगे बढ़ने का चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है आगे जाने के लिए। सर थैंक यू सो मच सर। और थैंक करती हूँ मैं अपनी ऑल लिविंग टीम का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे RV फाउंडेशन की जो पूरी टीम है हमारी, आज यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। और थैंक्स करती हूँ आप सभी लोगों का
जो आप बने हुए हैं, इतने मतलब तसल्ली के साथ आप इतने बैठे हो, इतने इंस्पिरेशन के साथ बैठे हो, एक्साइटमेंट के साथ बैठे हो, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। तो सबसे पहले चलो, जैसे शिल्पा मैम ने बताया, हर इंसान की, हर लेडी की एक स्टोरी होती है, उसके पीछे एक कोई ना कोई राज छुपा होता है। क्योंकि आज की डेट में जो भी सक्सेस हुआ है, चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे हर इंसान, चाहे नरेंद्र मोदी आज हमारे देश के पंत प्रधान हो, उनके पीछे भी अपनी चाय बेचने की एक स्टोरी पीछे छुपी हुई है। हर इंसान के पीछे एक स्टोरी छुपी हुई है। सेम फ्रेंड्स, जैसे शिल्पा मैम के पीछे भी एक स्टोरी छुपी हुई थी, सेम आज रेशमा कारगो के पीछे भी एक स्टोरी छुपी है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को चलो रुलाना नहीं चाहती या फिर ज्यादा इमोशनल नहीं करना चाहती कि मेरी भी कोई ज्यादा स्टोरी को लेके, लेकिन जो रियलिटी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जितना हमें टाइम मिला है, जितना हमें मैनेजमेंट ने टाइम दिया है, उसके अंदर हम बात करना चाहेंगे। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते, लोअर क्लास ही बोल सकते हैं। कि जब मैंने शुरुआत करी थी अपने, मतलब जैसे पैदा हुए, पुणे तो चलो देखने के लिए पुणे हो गया, मुंबई हो गया, ऐसा लगता है कि रॉयल सिटी है या फिर ब्रॉड माइंडेड सिटी है, बट यहाँ के लोकल जितने भी सोच के लोग हैं वो सारे नैरो माइंडेड सोच के लोग हैं। जैसे शिल्पा मैम ने बताया वैसे सेम थिंग, मेरा भी एक गांव के अंदर जन्म हुआ, पुणे से लगभग 30 किलोमीटर गांव आता है, वहां पे हम पैदा हुए, 4 बहनें थी, एक भाई था। लेकिन एक स्टोरी, ऐसी स्टोरी है सच में, रियलिटी में ये स्टोरी जो है ना, जब मैं बताने लगती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि इतनी गरीबी मैंने अपने लाइफ में देखी, इतनी गरीबी मैंने अपने लाइफ में देखी है कि अपने भाई बहनों को संभाला हुआ है। सबसे मैं बड़ी हूँ घर में, अपने 3 बहनें और एक भाई जिनको मैंने संभाला हुआ है। मतलब उनको जब मैं संभालती थी, जब मैं उनके साथ रहती थी, मुझे ना इतनी गरीबी वाली फीलिंग आती थी। पढ़ाई के लिए, जैसे हम आज भी बात में करती हूँ कि 10वीं के अंदर मुझे, मराठी हमारी मातृभाषा है, लेकिन मराठी का ही मेन मेरे को बुक नहीं मिली थी, जिसकी कीमत उस समय 12 रुपए थी, वो मेरे को नहीं मिली थी। मतलब आज उस समय की जो बात थी, इतनी गरीबी देखी कि मुझे सच में रियलिटी में गरीबी से बहुत हेट है। मतलब गरीब घर में जन्म लेना ये आपका दोष नहीं है, वो तो उस ऊपर वाले ने आपको भेजा है। लेकिन अगर आप उसी गरीब घर में गरीब रह के मर जाते हो तो इसमें 100% नहीं, 1000% आपका दोष है। तो उस गरीबी से मुझे बाहर आना था, इसीलिए कुछ करना चाहती थी। तो मम्मी पापा से कह के मैंने नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, बट वही अर्ली मैरिज हो गई, 17 साल की उम्र में शादी हो गई, फिर 18-19 में बच्चे, फिर चलो शादी जहाँ पे हुई वो तो उससे भी ज्यादा, मतलब वो उससे भी ज्यादा संस्कारी फैमिली की, वहां पे तो बिल्कुल ही लेडीज ने घर से बाहर नहीं जाना या फिर पूरा पल्लू में रहना। एक संस्कारिक फैमिली, खानदानी फैमिली की, वहां पे पूरे रिस्ट्रिक्शन, हस्बैंड का पूरा रिस्ट्रिक्शन, सास ससुर का भी। मतलब ऐसी खानदान से बिलोंग करती हूँ कि जहाँ पे मुझे ये तक पता नहीं था कि घर के बाहर राशन की दुकान कहाँ पे है। शादी हुई, बच्चे होने तक भी मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ पे है, राशन की दुकान कहाँ पे। एक मैच बॉक्स भी खत्म होता था, लाइट चली जाए तो इतनी परमिशन तो नहीं थी कि हम खुद जाके उस दुकान से वो परचेस कर सकते। इतनी उस फैमिली के अंदर रिस्ट्रिक्शन थी एक बहू होके। तो मुझे लगता था कि यार ये क्या हो गया लाइफ में। तो चलो ऐसा लगता था कि शादी के बाद तो कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद तो उल्टा, मतलब उल्टा। चलो थोड़े बहुत तो अच्छे, हमसे खानदान में तो अच्छे है, लेकिन यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन इतनी है खानदान की वजह से। पल्लू रेगुलर रेला ही लेना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी से बात नहीं करनी, आजू बाजू वाले लोगों से बात नहीं करनी, अपनी दुनिया में रहना है। जब हस्बैंड लेके जाएगा तभी घर से बाहर निकलना है, हस्बैंड लेके जाएगा तभी मायके पहुंचना है, मायके से कोई छोड़ने आएगा तभी ससुराल पहुंचना है। मतलब इतनी इंस्ट्रक्शंस, बाप रे, मैं तो तंग आ चुकी थी। मुझे लगता था कि यार ये तो जिंदगी में क्या हो रहा है, हो क्या रहा है हमारे साथ जो है। क्योंकि पहले सोचा था कि चलो गरीबी वाली जिंदगी से दूर हो जाएंगे, शादी हो जाएगी तो कुछ अच्छा होगा। तो अच्छा, तो चलो खाना पीना अच्छा ढंग का मिलना शुरू हो गया, लेकिन कपड़ा अच्छा ढंग का पहनना मिलना शुरू हो गया, लेकिन बहुत सारी बंधन में बंध चुकी थी। उसी दौरान फिर पहली बेटी हुई, 18 साल की उम्र में पहली बेटी हुई, फिर मतलब 19 साल में बेटा हुआ। उस समय बच्चों के अंदर भी गैप कोई ज्यादा नहीं। मतलब मुझे इतना पता है कि मेरा 19 साल की उम्र में फैमिली प्लानिंग का ऑपरेटिव हो चुका था। जिस एज में आज लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस एज में मेरी खुद की बेटी भी आज पढ़ रही है। तो फिर मुझे लगता था कि यार फिर बाद में 2 बच्चे, बस उनको संभालना वही दुनिया हो चुकी थी। लेकिन यही चीजें मेरे अंदर आती थी कि यार जो हालात मेरे हुए ना, ये मेरे बेटे के भी होंगे, यही हालात मेरे बेटे के होंगे। क्योंकि वहां पे सिर्फ चलती जेंट्स की थी, जहां पे हम रह रहे हैं वहां पे सिर्फ चलती जेंट्स की। लेडीज को तो जूती के नीचे रखा जाता है।
लेडीज को तो ज्यादा वैल्यू होती ही नहीं वहां पे। जो जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ वहां पे पूरा जो खानदान है, जो नाम हमारा है, जो ब्रांड है, कार्बोर एक ब्रांड बन चुका है कि जहाँ पे सिर्फ जेंट्स की ज्यादा चलती है। तो फिर मुझे लगता था कि मेरा बेटा भी बड़ा होके यही करेगा, ये भी बस अपना दबाने वाला ही काम करेगा, बेटी भी सेम यही करेगी। तो मैंने कैसे तैसे करके हस्बैंड को मना के या फिर फैमिली को मना के कि मैंने नर्सिंग का कोर्स कराया, मुझे कम से कम पार्ट टाइम में तो कोई काम करने दो। तो वो तो सख्त खिलाफ थे। पहले शादी के 5 साल बाद तो उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया कि नहीं, हमारी मतलब खानदान में कोई भी लेडी नौकरी नहीं करती। फिर भी जैसे तैसे करके अपनी जिद से मनवा के मैंने नौकरी शुरू कर दी। और नौकरी मैंने पहली सिटी के अंदर शुरू करी थी, 500 रुपए मेरी पगार थी, आज से 20 साल पहले की बात है। 500 रुपए से अपने करियर मैंने शुरू करा था। 500 रुपए से लेके फिर जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती थी वहीं पे इतना अच्छा काम मैं करती थी कि वहीं पे हमारी एक टीम बन चुकी थी। वहीं पे डॉक्टर बाहर भी जाते थे तो हमारे ऊपर ही साड़ा छोड़ के जाते थे, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी पहले से अंदर थी, कि संभालने वाली जो क्वालिटी थी वो पहले से थी। डॉक्टर हमारे ऊपर ही पूरे बिंदास होकर ओपीडी भी छोड़ के चले जाते थे, इतने बिंदास थे, उनको लगता था कार्बोर सिस्टर है ना, सब संभाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर मुझे बाद में धीरे 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 ये पता लगने लगा कि यार हम तो डॉक्टर का सारा साम्राज्य संभाल रहे हैं, डॉक्टर अमीर होते जा रहा है, मशीन से मशीन नई नई मशीनरी खरीदे जा रहा है, नए नए स्लैब वो बनवाता जा रहा है, हॉस्पिटल को बढ़ाते जा रहा है, लेकिन मेरा क्या हो रहा है, इसमें मेरी पगार कितनी होगी? 500 से 1200 हो गई, 1200 से फिर मैंने 1200 से पगार जो थी मेरी 2008 में जो पेमेंट थी मेरी वो थी 4000 रुपए। लेकिन उसी हॉस्पिटल में मुझे नहीं पता था कि उसी हॉस्पिटल में मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। उसी हॉस्पिटल में जैसे हर इंसान को एक करियर की तलाश होती है, एक रोशनी की तलाश होती है, एक पेशेंट जिसका इलाज हम करवा रहे थे, एक्चुअली उसकी कान की प्रॉब्लम होती थी, तो उस पेशेंट को वैसे वो हॉस्पिटल में आता रहता था, बातें होती थी, तो उसने मुझे ऐसे बोला कि मैडम आपके लिए ना एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैडम मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे हॉस्पिटल में इतनी अच्छी लीडरशिप, सारे लोग बोलते हैं कार्बोर सिस्टर, यहाँ पे भी आपका बहुत अच्छा नाम है मैडम, वैसे सेम थिंग आप ना वहाँ पे बहुत अच्छा नाम अपना बना सकते हैं, साथ में बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। तो उसको मैंने बोला ये क्या है, मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे बिग जीरो नॉलेज था। आज से 13-14 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बिग जीरो नॉलेज था, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या होता है, कैसे लोगों को जोड़ा जाता है, लोगों से कैसे बात करी जाती है। मैं टिपिकल हाउसवाइफ थी, ज्यादा से ज्यादा नौकरी करती थी, उस नौकरी के लिए भी हस्बैंड मुझे सुबह छोड़ते थे, बाद में मैं घर चली जाती थी ऑटो पकड़ के मुझे आज भी याद है, जहां से हॉस्पिटल से जो दूरी थी 3 रुपए की दूरी थी, जहां पे मेन बस स्टॉप आता था, तो 3 रुपए के लिए भी मैं चल के ही जाती थी। इतनी गरीबी, मतलब इस गरीबी से ना मेरे को हेट, आज भी मुझे ना गरीबी से बहुत हेट आती है, इसलिए गरीब बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मुझे इतना गरीबी से हेट हो चुकी थी कि अमीर बनना ही बनना है, हर हालात में मुझे अमीरों वाली कैटेगरी में आना ही आना है। तो फिर साथ में क्या हुआ कि जैसे उस पेशेंट ने प्रेजेंटेशन दिया, गर्मी के दिन थे, मुझे आज भी याद है, गर्मी के दिन थे, उसने मुझे 34 लाख रुपए उस प्लान के अंदर दिखाए थे। उस प्रेजेंटेशन के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का प्रेजेंटेशन था, उसने मुझे 34 लाख रुपए दिखाए। 34 लाख रुपए दिखाए तो मैं हिल गई, मैंने बोला बाबा पिछले 10 साल से मेरा हस्बैंड काम करता है, मेरे ससुर जी जॉब करते हैं, हमारी अच्छी खेती बाड़ी है, लेकिन बाबा वहां पे भी 34 लाख रुपए नहीं कमाया गया। जितने दिन मेरे की शादी को हुए उन्होंने अभी तक 34 लाख नहीं कमाया। तो फिर आप मुझे बता रहे कि एक साल में 34 लाख आता है? तो उसने बोला मैडम आता है, बिल्कुल आता है, लोगों ने कमाया है, प्रूफ है। तो मैंने तो हंस के मतलब स्माइल करके छोड़ दिया उस बात को, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। दूसरे दिन सेकेंड डे फिर हॉस्पिटल आया, फिर उसने मुझे बोला कि मैडम आपने क्या सोचा? मैंने बोला नहीं यार, मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे हैं ऐसी चीजों करने के लिए, क्योंकि उस समय उसकी फीस 7,000 रुपए थी। उस समय मेरी पगार जो थी, जिस समय मैंने करा, वो 4,000 रुपए की पगार में मैं आना जाने का खर्चा अपना करूं, क्योंकि गांव से आने जाने के लिए 300-400 रुपए तो मुझे उसमें चला जाता था। तो फिर मैं वहां पे खर्चा करूं या फिर जो मेरा घर का खर्चा है वो करूं, या फिर मैं 7,000 रुपए तेरे इधर भरूं। तो फिर उसने मुझे एक ही चीज बोली, मैडम देखो आज नहीं तो कभी नहीं, अगर जिंदगी चेंज करनी है ना तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। आज भी मुझे उसकी वर्डिंग याद है, आज भी मुझे याद है कि इमरजेंसी एक पेशेंट आया था जिसको हार्ट अटैक आया हुआ था। वो फोन इतना मेरा अप्रन के अंदर फोन बज रहा था, उस फोन को मैं उठा नहीं रही थी, और फॉलोअप के लिए वो फोन मार रहा था, मैडम फॉर्म फिलअप करना है, आपके आगे 2 बंदे और आने वाले हैं, आपको उसका बेनिफिट हो सकता है। मैं सोची यार मेरे को कोई बंदे बंदों से लेना देना नहीं, मेरे को ये काम जमेगा नहीं, मेरे को कुछ नहीं समझ आता। लेकिन फिर भी उसने पता नहीं कैसे बातें मेरे साथ करी। फिर मैं तैयार हुई, रेडी हुई, और विदाउट हस्बैंड को बता के, हस्बैंड से चोरी चोरी मैंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के अपने करियर की शुरुआत करी थी 14 अप्रैल 2008 को इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर।
क्योंकि जिसको आज बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उस समय तो लोगों को इस चीज की ज्यादा वैल्यू नहीं थी। 2008 की हम बात करते हैं तो 13 से लेकर 14 साल मुझे इसके अंदर कंप्लीट हो चुके हैं, बट उस समय उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती थी। तो फिर मैंने काम की तो शुरुआत करी, बट पहले तो मुझे समझ ही ना आया कि लोगों से बात क्या करनी, कैसे करना। उल्टा मुझे उसको लगता था कि यार इसने मुझे फंसा दिया, ये क्या काम होते हैं, ऐसे थोड़ी ना काम होते हैं। और घर से चोरी काम करना है, देखो करना है इंसान को तो हर हालात में इंसान कर सकता है। सास ससुर मेरे एंटी थे इस काम को, हस्बैंड मेरे बिल्कुल एंटी थे। मैंने चोरी चुप के अपने गांव में सोनार के पास उस गंठन को गिरवी रख के अपने करियर की शुरुआत करी, क्योंकि एक ही जज्बा था अंदर कि मुझे सिटी के अंदर शिफ्ट होना है। सिटी में शिफ्ट हो जाऊंगी तो फिर अपने बच्चों का करियर तो बना पाऊंगी, कम से कम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा करियर तो उनको खड़ा कर दूंगी। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं गांव में रहूंगी तो ऑब्वियसली बेटी की शादी 18-19 साल में होनी है और बेटे ने 20-21 साल में अपने माँ बाप के पैसों के ऊपर आयश करनी है। यही वहां का कल्चर है यार, यही मेरे बच्चे भी आगे करेंगे। लेकिन मुझे होने के लिए तो इतना खर्चा तो चाहिए, इतना पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि पुणे जैसी सिटी में अगर आपको घर लेना है तो 40 से लेकर 50 लाख रुपए चाहिए मिनिमम। आपको 1 BHK भी लेना है आउटसाइडर एरिया में तो 25 से 30 लाख रुपए चाहिए। तो वो आएगा कहाँ से? 25 से 30 लाख रुपए, 4,000 की नौकरी, हस्बैंड जॉब कर रहे हैं। हस्बैंड ने मुझे एक ही बोला है कि नौकरी छोड़ के भी घर में बैठ जाए अगर ऐसे फालतू के काम करने हैं तो। फिर मेरे पास कौन सा मौका है? देखो करने के निशाने हजार होते हैं, ना करने के बहाने हजार होते हैं। मेरे पास तो एक ही निशाना था कि यार मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है और अपने आप को चेंज करना है। यार ये पल्लू वाली जिंदगी में मैंने कब तक रहना है? वहां पे ये एज एक फॉर्मेलिटी वाली गुड़िया बन के, बहू बन के मैंने कब तक उस घर में रहना है ऐसे संस्कारी फैमिली में कि मुझे अपनी खुद की आजादी नहीं, मैं एक मैच बॉक्स भी अपनी आजादी से नहीं खरीदने जा सकती, ना कोई मैं सब्जी लेने घर से बाहर जा सकती हूँ, ना कोई मैं आटा लेने के लिए बाहर जा सकती हूँ, ना मैं अपने कपड़े मर्जी के पहन सकती हूँ। उस खानदान में मुझे क्या करना, वहां पे मुझे कैसे रहना? उसके लिए फिर मैंने आगे चल के मैंने क्या करा कि उस काम को सीखना शुरू करा। सबसे पहले इस इंडस्ट्री के अंदर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि लोग सीखना बंद कर देते हैं, सीखना बंद करते हैं, दिमाग अपना लगाना शुरू करते हैं। तो दिमाग मैंने कभी अपना यूज नहीं करा, सिस्टम का जो दिमाग ऑलरेडी लगाया हुआ था उस सिस्टम से मैंने काम करना शुरू करा, सीखना शुरू करा, लर्न करना शुरू करा, मीटिंग में आना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग सुनने शुरू कर दिए, वहां से मुझे मोटिवेशन आती गई। उसके बाद फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो काम करने के बाद मुझे कितना पैसा आना चाहिए? 6 महीने के अंदर मुझे आया 1900 रुपए। ये बात है मेरी 14 अप्रैल 2008 में ज्वाइनिंग हुई थी और 17 सितंबर को मुझे पहला चेक आया था 1900 रुपया। मुझे बताए कोई भी बंदा 6 महीने 1900 रुपए में टिक कर पाएगा क्या? लेकिन करने के निशाने हजार, ना करने के बहाने हजार। मुझे वहां से मीटिंगों से यही चीज सुनाई देती थी कि यार 34 लाख रुपए भी लोगों ने कमाया है, लोगों के लाख लाख रुपए के भी चेक है, तो मेरा भी कभी ना कभी तो बनेगा। लेकिन मुझे विश्वास करना है, लेकिन मुझे फैमिली से चोरी भी काम करना है। सुबह 8 से 2 बजे तक 6 घंटे की मेरी ड्यूटी होती थी, उसके बाद 1 घंटा मुझे घर जाने में लगता था। लेकिन मुझे 1-2 घंटे में मैं अपना हॉस्पिटल में सर्कल बना के वहीं पे मैंने अपना नेटवर्क बनाना शुरू करा, वहीं पे धीरे धीरे पेशेंट के साथ काम करना शुरू करा। करते 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 फिर मुझे 1 साल हुआ। 1 साल के अंदर फिर मुझे थोड़ा सा काम का जजमेंट आ गया। फिर वहां पे मुझे 30,000 आया और जैसे मुझे 30,000 आया मैंने पहले 25,000 रुपए भर के अपना एक्टिवा बुक करा। मुझे आज भी याद है कि हमारे गांव में मैं पहली लेडी थी एक्टिवा लेने वाली। लोग वहां से शौक हो गए, फैमिली वहां से शौक हो गई, उनको वहीं से इतनी खुशी मिली कि यार मतलब ये काम क्या कर रहे हैं। फिर आगे जाके फिर अगले साल फिर काम में स्पीड लेनी शुरू कर दी। फिर अगले साल घर में फर्नीचर भी आया। फिर मैंने हस्बैंड को उनके बर्थडे के ऊपर एक ड्रीम युगा बाइक, उस समय अक्षय कुमार की ऐड आती थी, ड्रीम युगा नया नया आया था, 75,000 की कैश गाड़ी उनको गिफ्ट करी। क्योंकि जहां से आपको रुकावट आती है ना, सबसे पहले उस इंसान को खुश करो। मुझे पता है कि रुकावट कहाँ से आ रही है, हस्बैंड से आ रही है। अगर मैं उनको खुश करूंगी तो ये मुझे काम करने देंगे। सबसे पहले हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट करी। फिर धीरे धीरे करते 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 मैंने घर में सारा फर्नीचर बनवाया। फिर काम करते गए, फिर सीखते गए, फिर फैमिली से फाइट, फिर समाज से फाइट, दुनिया से फाइट। क्योंकि इतनी फाइट करनी होती है, जैसे शिल्पा मैम ने बताया, एक लेडी को अगर एक
रॉयल मतलब एक रॉयल रियली रॉयल नेटवर्कर बनना है या फिर एक लेडी को सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना है, तो इतनी तकलीफें उसको झेलनी पड़ती है। मुझे आज भी याद है कि मुझे रात को जब लेट होता था घर में, तो आजू बाजू वाले लोग वही कानाफूसी करते थे, हस्बैंड को भड़काते थे, हमारे घर में झगड़े करवाते थे। 13 से 14 फोन मेरे हस्बैंड ने फोड़े हैं। एक सेमिनार में उन्होंने कबूल करा था कि 13 फोन मैंने इसके फोड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मीटिंग के अंदर फोन ना उठाने की वजह। दूसरी चीज, लेट घर आने की वजह, फोन फोड़ने की वजह सिर्फ क्योंकि मीटिंग में फोन नहीं उठाया जाता था, सीनियर साथ में होते थे। 13 से 14 फोन उन्होंने खुद बोला कि मैंने अपनी वाइफ के 13 से 14 फोन फोड़े, लेकिन उसने हर हरकत को मेरी बर्दाश्त करा। मतलब मारपीट तक आता था। एक बार तो एक टाइम ऐसा आता था कि घर में इतनी लड़ाई झगड़े, जो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे उनको आज आता है, बड़े हंसते आज वो। मेरा बेटा चाकू लेके आता था, बोलता था पापा मैं खून करूंगा आपका अगर मम्मी को आप मारोगे तो। मम्मी काम करके आती, आप उसको घर में नहीं लेते। रात को 9-10 बज गए, क्योंकि वही होता था हमारे यहाँ पे कि 7 बजे के अंदर घर में आना है, तू जो जहां मर्जी जा। लेकिन आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में शाम के टाइम पे ही लोग मिलते हैं, शाम के टाइम पे ही आपको काम करना होता है। मैंने आपको एक चीज में बार बार बोलना चाहूंगी, सभी लेडीज को करने के निशाने हजार, ना करने के बहाने हजार। मेरे पास बहुत बड़ा बहाना था इस काम को आगे ना चलाने का, वो था मेरे बच्चे, वो था मेरा हस्बैंड, वो थी मेरी फैमिली कि जो मुझे इस काम को करने से रोक रहे थे। फिर भी मैं नहीं रुकी। उन्होंने मायके में फोन करके बताया कि आपकी बेटी को रोको, ये फालतू के काम नहीं करने हैं, लोगों को जोड़ने वाले काम कर रही है, इधर उधर भटकती है। इस काम के अंदर या तो ये आपके घर में लेके जाओ इसको, या तो ये बच्चे संभालेगी, या तो ये काम करेगी। माइको वालों ने भी समझाना शुरू कर दिया, मम्मी पापा ने, यार क्या तेरे को जरूरत पड़ी है, वो हस्बैंड कर रहे हैं ना काम, तेरे ससुर भी जॉब करते हैं, तेरे को क्या पड़ी है, तुम्हारा अच्छा खासा खानदान है, तेरे को क्या पड़ी इतनी, जैसे होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल मत कर। फिर भी मैंने चोरी चोरी, झगड़ा होना उस दिन नहीं जाना उनके सामने, लेकिन वो काम पे चले जाते थे, मैं पीछे से फिर चली जाती थी अपने काम पे, कि जितना मर्जी बोलो हमें कोई फर्क नहीं गिरता। क्योंकि कोई भी हमें बोले कि एक ही रीजन था, हमारा इतना विजन क्लियर हुआ था मीटिंग से अंदर, ट्रेनिंग से अंदर, कि हमें करके दिखाना है, ना कि हंसी मजाक बनना है। लोगों के लिए हंसी नहीं बन रही, लोगों के लिए मजाक नहीं बनना है। हमें लोगों के लिए मजाक नहीं बनना कि कहाँ गया, इसकी मीटिंगें चलती थी, ये इनके सीनियर आते थे, फिर अब कहाँ गए वो लोग, अब कहाँ से करेंगे 7,000 की ज्वाइनिंग। मतलब बहुत सारे लोगों के ताने होते थे, उस तानों का जवाब देना था। ये जवाब का अंदर चैलेंजेस भर चुके थे। फिर मैंने धीरे धीरे करते 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 फिर मैंने, ऐसा टाइम आया कि मैंने अपने हस्बैंड को उस समय मारुति 800 गाड़ी लेके दी। तो उनको 800 पुरानी गाड़ी लेके दी, पुराना मॉडल था, पुरानी गाड़ी लेके दी। फिर भी उनको लगा कि यार कुछ ना कुछ तो कर रही है, अच्छा काम है। फिर मैंने उनको कंपनी का ऑफिस वगैरह दिखाया, फिर वो थोड़े से पॉजिटिव हो गए, फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि यार काम अच्छा है, तू कर ले। तो चलो मुझे एक राहत तो मिल गई 2 साल के बाद, 2-3 साल के बाद, कि यार हस्बैंड ने मुझे काम करने के लिए फिर मतलब सपोर्ट कर दिया। फिर मैंने काम करना, फिर मेरे को इतनी एनर्जी आई, इतनी एक्साइटमेंट आई कि कोई तो मेरे साथ में है यार, कोई साथ में नहीं था। फिर भी मैंने 3 साल में अपना कारोबार खड़ा कर दिया है, तो अभी तो मेरे साथ में मेरे हस्बैंड है। फिर मैंने करते करते फिर मैंने पहला फ्लैट लिया 2012 के अंदर 25 लाख रुपए का, जो मेरा सपना था। आगे चलते गए, फिर उस फ्लैट के बाद फिर कारोबार बिल्कुल नहीं रुका। फिर मैंने 2013 के अंदर हस्बैंड को फिर से 5 लाख रुपए की स्पार्क शेवरलेट की, क्योंकि मेरा टारगेट के ऊपर हमेशा काम होता था। आज भी मैं टारगेट के ऊपर ही काम करती हूँ, टारगेट के ऊपर काम होता। 2013 के अंदर मैंने टारगेट लिया था, हस्बैंड को फिर से मैंने एनिवर्सरी को गिफ्ट करी स्पार्क शेवरलेट की 5 लाख रुपए की कार। तब स्पार्क गाड़ी बड़ी चलती थी। उसके बाद फिर मैंने काम करा 2014 के अंदर, मैंने 5 गुंठे 5,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट लिया, जिसकी कीमत आज 40 लाख रुपए है पुणे जैसे सिटी में। उसके बाद फिर ये कारवा खड़ा ऐसे रहा। फिर 2015 के अंदर मैंने फॉरेन ट्रिप करा। फॉरेन ट्रिप करने के बाद मैं पहली महिला थी अपनी ससुराल के अंदर, और अपने मायके के अंदर मैं पहली लेडी थी जो फॉरेन जा रही थी। तो वो घर से सपोर्ट मिलना तो शुरू हो गया। फिर सारे मतलब घर वाले खुश, बाहर वाले दुखी। बाहर वालों को टेंशन की, यार सच में इसने तो करके दिखाया, कर रही है। क्योंकि एक देवर ने मेरे बताया था, अगर भाभी जी ये काम आपका चल गया ना, तो फिर मैं अपनी आधी मूछ काट के रख दूंगा। आज भी मुझे उसका डायलॉग याद है। टेल्को कंपनी के अंदर, टाटा के अंदर वो काम करता था, 25,000 उसकी सैलरी थी, इंजीनियर था वो। तो उसको लगता था ये आलतू फालतू के काम,
लेकिन 4 साल के अंदर अंदर मैंने उसके सैलरी को क्रॉस करके इनकम यहाँ पे शुरू कर दी। फिर मैंने अपना अगला जो मेरा टारगेट था, हमेशा मैंने टारगेट के ऊपर काम करा। मैंने 2016 के अंदर 6 जनवरी 2016 के अंदर मैंने 40 लाख रुपए का फ्लैट लिया, जहां पे आज मेरा ऑफिस है सर्वश्री का, जहां पे आज मेरी गैलरी है, उसी फ्लैट के अंदर जो पुणे सिटी के अंदर है 40 लाख का। फिर भी ये कारवा बढ़ता गया, फिर तो हस्बैंड की भी सपोर्ट होने लगी। उसी दौरान फिर बच्चे बड़े हो गए। बच्चे कैसे बड़े हुए मुझे तो पता भी नहीं, क्योंकि मेरा बस एक ही काम होता था, सुबह 7 बजे हस्बैंड की गाड़ी के पीछे बैठना और रात को 10-11 बजे अपने काम से घर पहुंचना, क्योंकि अपने घर से मैं 100 किलोमीटर दूर काम करती थी और रोज डेली आना जाना करती थी। रात के 12 बजे की लोकल से भी मैं आती थी। पुणे के यहाँ से एक एरिया पड़ता है निगड़ी करके, जहाँ पे मैंने 5 साल काम करा। मैं लोनी कालभोर गांव में रहती थी। लोनी से मैं पूना स्टेशन जाती थी। पुणे स्टेशन से मैं 5 रुपए का टिकट खरीद के मैं लोकल ट्रेन से फिर जाती थी निगड़ी के लिए। लेकिन मेरी लास्ट की लोकल होती थी, आप 11:33 की लोकल से मैं आती थी पुणे स्टेशन पे। अगर हस्बैंड को गलती से अगर उस समय हस्बैंड का कांटेक्ट ना हो पाया तो एक एक दिन मैंने वेटिंग रूम में निकाला। वेटिंग रूम में मतलब वो समय याद आता है ना, फिर लगता है कि नहीं सच में रेशमा तूने बहुत स्ट्रगल करा अपनी जिंदगी में। 5 रुपए का जो खाने का आते थे ना कुरकुरे, वही 5 रुपए के कुरकुरे खाने और उसी में सफर करना, उसी ट्रेन में सफर करना। लास्ट की लोकल होती थी, लेकिन टीम को कभी नहीं दिखाना कि मेरे पास पैसे है या नहीं है, क्योंकि उस समय मेरी एक साइड में काम हो रहा था, एक लेग के अंदर ही हमें समझाया गया था कि एक लेग में काम करना है, पहले लीडर क्रिएट करने हैं, बाद में दूसरी लेग क्रिएट करनी है, फिर पैसा आएगा। तो कुछ समय के लिए मेरे साथ भी ऐसा होना शुरू हो गया, पैसा आना बिल्कुल बंद हो गया। फिर भी मैंने कोई बिल्कुल हार नहीं मानी, बिल्कुल हार नहीं मानी। हस्बैंड बोलते थे कि फिर छोड़ दे, नहीं हो रहा, मेरे से पैसे लेके तो आना जाने का टिकट भी तेरे से नहीं हो रहा। अपने गिरे जो भी जेवर जोवर करे थे वो भी मैंने तोड़ तोड़ के, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि एक टाइम आता है, अप होता है तो आपका डाउन भी आता है, डाउन होता है तो अप भी होता है, लेकिन अप होने के लिए आपके सामने चैलेंजेस होते हैं। वैसे मेरे सामने भी चैलेंजेस आते गए। 5 साल जो मैंने निकाले वो बड़े मुश्किल के निकाले, लेकिन फिर ऐसा काम शुरू हुआ, ऐसा तहलका मचना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे करते करते फिर काम से बढ़िया तरीके से चला। फिर मैंने 2019 के अंदर अपने हस्बैंड को 10 लाख रुपए की एनिवर्सरी को गिफ्ट मैंने बलेनो कार गिफ्ट करी, जो उनको पसंद थी, ब्लू कलर की बलेनो कार। मतलब फिर आगे ये कारवा बनता गया, आगे से आगे ये काम रुका नहीं। फिर मैंने हार नहीं मानी। फिर एक आइडिया आ चुकी थी, एक नॉलेज आ चुका था कि हर हाल में हार नहीं मानी, लोगों की बातों को मानना नहीं है। सबसे पहले एक ही चीज है, जब आप करके दिखाते तो वही दुनिया आपको सैल्यूट करती है। इसके लिए आपको बस लगे रहना है। जैसे घोड़े को एक लगाम दिया जाता है, एक दिशा दी जाती है, वैसे सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको एक लगाम चाहिए, एक दिशा चाहिए। वो मुझे मिल चुकी थी कि मुझे हर हाल में चाहिए सक्सेस, और गरीबी वाली जिंदगी से मुझे हेट करना है। मुझे अगर रहना है तो BMW वालों की सोसाइटी में रहना है, मुझे रहना है तो चॉपर वालों की सोसाइटी में रहना है। मुझे गरीबी वाली जिंदगी से हेट थी, मुझे अमीरों वाली जिंदगी जीनी थी एक शान शौकत से। उसी दौरान मेरे बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी। मेरे बेटे ने फिर सिविल इंजीनियरिंग का करा डिप्लोमा, उसके अंदर भी खर्चा हुआ काफी सारा। उसके बाद उसने इवेंट मैनेजमेंट करा, जिसके अंदर उसका मतलब उसको करियर अपना खड़ा करना था। लेकिन आज मैं सर्वश्री का थैंक्स करूंगी कि आज सिविल इंजीनियर बन के भी 10-12-15 हजार की नौकरी पुणे में मिलती है, या इवेंट मैनेजमेंट करके भी 10-12-15 हजार रुपए मिलते हैं। लेकिन आज वो सर्वश्री का बिजनेस संभाल रहा है और 1 लाख रुपए महीने का कमाता है, मिनिमम 1 लाख रुपए कमाता है इस उम्र। बेटा आज मेरा अच्छा बिजनेसमैन बन चुका है। उसके बाद मेरी बेटी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करा, उसके लिए 10 लाख का खर्चा आया पढ़ाई का। हस्बैंड ने बोला था कि इतना खर्चा नहीं करना, क्योंकि 10 लाख तो शादी को भी लगेगा। लेकिन फिर भी मेरी एक जिद थी बच्चों को पढ़ाना। मैंने बेटी को पढ़ाया, 10 लाख का खर्चा करा। लेकिन आज मुझे प्राउड है अपनी बेटी के ऊपर। मैंने कभी उनकी 10वीं 12वीं कभी भी उनकी माँ उनके पास नहीं थी। जैसे शिल्पा मैम ने बताया, कभी मैं औरंगाबाद, कभी मैं नगर, कभी मैं कोल्हापुर, कभी मैं सांगली, कभी मैं मुंबई। बस मैं कभी अपने बच्चों को ऐसे, मुझे याद नहीं कि मैंने बैठ के उनको कोई संस्कार दिए हो या बैठ के पढ़ा हो। लेकिन मुझे प्राउड है आज बच्चों के ऊपर कि भी आज मेरे बेटे ने 10वीं के अंदर 89% मिलाए थे और बेटी ने 93%। 2000 लड़कियों में वो फर्स्ट आई थी। उसके बाद 12वीं में भी, 12th में भी लोग बोलते कि नहीं 12th के एग्जाम है। लोग तो 12th के छोड़ो, आजकल के तो लोग बोलते नहीं मेरे बच्चों के ना फर्स्ट के एग्जाम चालू है। आई एम सॉरी, आज हम आपको नहीं टाइम दे सकते। लेकिन हमने तो 12th के एग्जाम भी नहीं देखे। मैंने तो उसकी 4 साल की डिग्री में भी कभी नहीं देखा कि मेरी बेटी कर क्या रही है। 4 साल की डिग्री में भी वो टॉपर थी अपने कॉलेज के अंदर। कैंपस इंटरव्यू से सिलेक्ट हुई, MNC कंपनी में उसको जॉब मिला, एक्सेंचर जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में। उसका आज 6 लाख का पैकेज है।
मतलब मेरे को ये चीजें शौक होती कि जो माँ अपने बच्चों के बहाने बनाती है। एक लेडी ही थी यार, झांसी की रानी भी एक लेडी थी, जिसका खानदान था, जिसकी फैमिली थी, बट उसने अपने ससुर का बहाना नहीं बनाया, अपनी सास का बहाना नहीं बनाया, अपने बच्चों का बहाना नहीं बनाया, अपने हस्बैंड का बहाना नहीं बनाया। उसने सिर्फ ये देखा कि मुझे आज क्या करना है। इसलिए हम आज झांसी की रानी का नाम आज भी लेते हैं। उसके ससुर को नहीं जानते, उसके हस्बैंड को नहीं जानते, उसके बच्चों को नहीं जानते, या किसी को भी नहीं जानते हम। इसलिए इतने सालों के बाद भी, 250 साल के बाद भी हिस्ट्री में झांसी की रानी को सब जानते हैं। उसके हस्बैंड का नाम किसको पता है? किसको भी नहीं पता, क्योंकि उसने खुद कुछ करा है। यही चीज हमारे सामने भी है। लेडीज को मैं यही बोलना चाहूंगी, यही चीज हमारे सामने भी है। अगर हमें अपना वजूद बनाना है, हमने खुद अपने आप को डाउन करा है। जो हम पैरों के नीचे दबे जाते हैं लोगों के, हमने अपने आप को डाउन करा हुआ है। एक लेडी के अंदर बहुत ताकत है, अगर वो अपनी आई पे आती है ना, तो भगवान को भी नीचे बुला लेती है। आज नवरात्र चालू है, आज अष्टमी है, दुर्गाष्टमी के ऊपर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। आज अष्टमी के दिन हम बैठे हैं, मैं आपको इस छत के नीचे सच्चाई की बातें करूंगी। जो भी बातें मैंने करी है 100% सच्चाई के ऊपर करी है। जितनी बड़ी मुसीबतें मेरे को आई, जितनी प्रॉब्लम्स मेरे को वर्किंग के अंदर आई, हर बंदे ने रोका। उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें। एक लेडी जब जेंट्स के अंदर काम करती है, वहां पे भी उस कंपनी में मुझे याद है कि ज्यादा लेडीज नहीं थी, मुझे जाना भी पड़ता था। मुझे याद है, आज भी याद है, थाईलैंड की ट्रिप के लिए हम गए थे, तो सारे जेंट्स थे, हम सिर्फ 3 लेडीज थी। मेरी टीम की 2 लेडीज थी, ज्योति मैम थी और दूसरे एक मैम थे, और साथ में मैं थी। तो मुझे उस 200 जेंट्स के अंदर घुसना पड़ता था, एक चाबी की लेने के लिए भी। हमारे भी मतलब एक लेडी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, स्टेज के ऊपर भी उसको खड़ा रहने के लिए भी, जेंट्स के अंदर अपना नाम बनाना, काम करना। फिर भी हमने काफिला, हमने कभी हार नहीं मानी, चाहे जो मर्जी प्रॉब्लम आई, क्योंकि एक लेडी को जेंट्स के अंदर बिजनेस करना कोई आसान नहीं है। फिर भी हमने हार नहीं मानी, क्योंकि उस चीज का हमें बहाना नहीं बनाना था। ना फैमिली के अंदर कभी बहाना बनाया, ना छोटे बच्चे होने का बहाना बनाया, ना कभी मेरे लिए त्योहार। मुझे आज तक मतलब अभी कुछ टाइम हो गया कि मैं बच्चों को थोड़ा सा बर्थडे में टाइम दे रही हूँ, लेकिन मुझे आज तक याद नहीं कि मुझे कभी उनके बर्थडे भी याद रहे होंगे। लेकिन आज मैं थैंक्स करूंगी इस इंडस्ट्री का, थैंक्स करूंगी मैं एसएचपीएल का। एसएचपीएल के साथ तो 1.5 साल पुराना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मार्वलस एक्सपीरियंस रहा। लेकिन उस समय भी मैंने कोई बहाना नहीं शुरू करा, क्योंकि बोला जाता है ना, इंसान को अगर इंसान को कोई मौका मिलना है जिंदगी के अंदर, क्योंकि कोविड के अंदर वहां पे हम पूरे टूट चुके थे उस कंपनी के अंदर, लेकिन एसएचपीएल ने हमें एक सहारा दिया, एक रोशनी की किरण दी। गोपाल कुंडू सर ने एक प्लेटफॉर्म हमें दिया, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया, वहां पे एक रोशनी मिली संजू शर्मा सर के माध्यम से। तो वहां पे जो रोशनी हमें मिली, उस समय में मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, बहुत प्रॉब्लम में। मतलब सबसे पहले तो 2 साल से बिजनेस पूरा डाउन आ चुका था। दूसरी चीज, मैंने फ्लैट लिया था 80 लाख रुपए का। 80 लाख रुपए का फ्लैट मैंने कोविड के अंदर लिया था, जिस कोविड के अंदर लोगों ने अपने फ्लैट के इंस्टॉलमेंट, ये तीसरा फ्लैट था मेरा। आपके मतलब इंफॉर्मेशन के लिए बताती हूँ, तीसरा फ्लैट था मेरे। बीएमडब्ल्यू वाले मेरे नेबर्स थे, या फिर बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज वाले, जो मेरा सपना था, जगवार वाले मेरे आजू बाजू वाले मेरे नेबर्स थे, जो हमारे बाजू में आजू बाजू वाले रहते थे। तो फिर वहां पे जो फ्लैट भी लिया है, साथ में फिर बच्चों की पढ़ाई भी आपकी चल रही हो, साथ में फिर बेटे की प्रॉब्लम हो चुकी थी, बेटा बीमार हो चुका था। और उसी समय उत्तराखंड का एक सेमिनार आया, आरटीपीआई विल टू विन की, जहां पे हमें कॉल करा गया, क्योंकि हमने कभी बहाने नहीं बनाए। और उसी समय डॉक्टर ने बेटे का ऑपरेशन करा था, उसको एक गांठ आई थी, उस गांठ का ऑपरेशन कर दिया था। डॉक्टर ने बोला था कि उसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोविड वाला माहौल चालू है, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर भी मुझे था कि ऑपरेशन हुआ है, इसका ध्यान घर में कौन रखेगा, काम वाले इतना ध्यान नहीं रख पाएगी, और घर में कोई और है नहीं ध्यान रखने वाला। तो फिर बेटी को बेटी का जॉब संभालना है, उसके पापा तो जॉब पे जाते हैं। तो फिर मुझे बेटे का पीछे से ना टेंशन हो, मैंने अपने बेटे को कोविड के अंदर भी उत्तराखंड के उस सेमिनार में चली गई। मैंने कोई बहाना नहीं बनाया कि मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ है सर, बस अपलाइन ने बोला मैडम जाना है तो जाना है। उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाया कि मेरे बेटे का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। बेटे के स्टिचेस, उसके स्टिचेस तक नहीं हुए थे, चेंज नहीं करे थे। मैंने वहां पे जाके भी उसका ड्रेसिंग में रोज करती थी उत्तराखंड के सेमिनार में। लेकिन उस सेमिनार से अंदर एक जान आई कि फिर से यार हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इस कंपनी के अंदर हमें बहुत कुछ मिल सकता है। और वहां से मुझे याद है, गोपाल कुंडू सर ने मुझे, उस समय हमारी एग्जीक्यूटिव डायमंड की लेवल थी, एग्जीक्यूटिव डायमंड थी मैं, शिल्पा मैम में एग्जीक्यूटिव डायमंड थी, हमें स्टेज पे बुलाया गया था, गोपाल सर ने हमें स्टेज पे बुलाया था ना। हमें पता था कि यार मतलब आरटीपी क्या होती है, वो तो हमने विल टू विन में देखा कि आरटीपी वगैरह क्या होती है। तो उसके बाद वहां से फिर से जान आई। लेकिन जैसे हम घर पहुंच गए, फिर बेटे की रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट ने मुझे पूरा मतलब
पूरा ही मतलब इस तरीके से मेरी हालत हुई, उसकी रिपोर्ट सुन के, जब उसका गार्ड टेस्टिंग करा, उसके बारे में तो चलो मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि एक माँ के लिए, एक अकेला मेरा लड़का, उसके लिए मैंने करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी, और उसकी जब रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले जमीन हिल गई। मेरे अपलाइन के भी सच में मैं थैंक्स करूंगी ग्रेट गुरु मिस्टर विनय कुमार सर का, जिन्होंने एक मतलब नहीं कहा, जो आज अपने सगी बहनों के लिए भी नहीं इतना साथ देते, इतना साथ उन्होंने हमारा दिया है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर पिछले 12 साल के अंदर। इतना सर ने साथ दिया, मुझे बोला मैडम आपने हिम्मत नहीं हारनी, जो मर्जी हो, हर हालात में हम इसको ठीक करेंगे। और बेटे के ऊपर 10 से लेकर 12 लाख का खर्चा मैंने करा, और आज बेटा मेरा बिल्कुल फिट एंड फाइन है, फिट वेस्ट। मतलब हमने, डॉक्टर ने पूरे तरीके से, इस तरीके से हमें बनाया था कि यार कुछ नहीं हो सकता भी, लेकिन हमने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। और थैंक्स करूंगी मैं SHPL के प्रोडक्ट्स का, जिन प्रोडक्ट्स की वजह से आज मेरा बेटा फिट है, इतना हैंडसम दिखता है आज की डेट में, इतना उसका वेट 62 हो चुका था, आज मेरे बेटे का वेट 82 kg है, उसकी हाइट 6.5 फुट है। आज कोई बोलेगा भी नहीं कि मेरा बेटा है, इतना बड़ा हाइटेड, पूरा हैंडसम आज दिखता है, इतना स्मार्ट दिखता है। मतलब ये सारा सब कुछ पॉसिबल हुआ, SHPL तो मेरे लिए भगवान के समान ही हुई, क्योंकि SHPL के प्रोडक्ट मेरे बेटे ने खाए, इतना खर्चा मैंने उसके ऊपर करा, लेकिन खर्चा करके भी डॉक्टर ने तो कोई गारंटी वारंटी नहीं ली थी। लेकिन मुझे आज भी याद है, संजू सर ने बोला था कि हमारे प्रोडक्ट यूज करो, तो प्रोडक्ट हमने सलाह करके यूज करना शुरू कर दिए, और आज मेरा बेटा बिल्कुल फिट है। आज बहुत मैं खुश हुई इसी चीज से। एक माँ के लिए सबसे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है, जिसने इतना बड़ा आशिया खड़ा करा था, लेकिन एक टाइम आया था कि वो सब कुछ हाथ से निकल रहा था। वो समय, उसी दौरान हमारी फैमिली में सभी को कोरोना हो चुका था। मेरे पास बहुत बड़ा बहाना था कि SHPL में कैसे करूं। जब मैं मीटिंग करती थी, मुझे आज भी याद है, Zoom पे मीटिंग होती थी SHPL की, तो मैं मीटिंग, अब हॉस्पिटल में बेटे की ट्रीटमेंट चल रही होती, हॉस्पिटल में मैं रोती थी, एक हाथ से फोन पकड़ती थी, वीडियो बंद करती थी, रो रो के अपनी टीम को मीटिंग देती थी, लेकिन टीम को कभी एहसास नहीं दिया, कभी नहीं जताया कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, मैं नहीं मीटिंग कर सकती मैडम, हम काम नहीं कर सकते क्योंकि मेरा बेटा बीमार है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने कभी टीम को एहसास नहीं होने दिया, ना कभी अपलाइन को एहसास होने दिया, ना SHPL को एहसास होने दिया कि रेशमा मैडम वर्किंग पे नहीं है। हर काम को मैंने करा, उस हालातों में भी काम करा, उस हालातों में भी पूरी फैमिली को कोविड हो चुका था, फिर भी हमने 37 लाख की एस्पल्स का सेल करा था, सिर्फ उस सेकंड वेव के अंदर 37 लाख का। मेरे पास भी बहुत बड़ा बहाना था, मेरा बेटा इतना बीमार था, मेरे फैमिली को, हस्बैंड को कोविड हुआ था, बेटी को कोविड हुआ था, मेरे को कोविड हुआ था, मेरे पास भी बहाना था, घर में बैठ सकती थी, मेरे पास भी बहाना था लॉकडाउन का, फिर भी लेकिन फिर मैंने बहाने नहीं मारे, क्योंकि बहाने मारती तो आज मैं आपके सामने नहीं बुलाया जाता मेरे को। एक होता है कि हम बहानों को अपने रीजन में बता दे, बदल दे। मुझे पता कि बहाने बना के मेरे सपने नहीं पूरे होने वाले, जो लक्ष्य को, जो टारगेट को लेके मैं आई हूँ, क्योंकि मुझे आज तो मैं BMW के, आज मेरे नेबर्स थे या मेरे पड़ोसी है, लेकिन एक टाइम मुझे ऐसे पड़ोसी चाहिए जिनके हेलीपैड हो, जहां से मेरे अंदर भी आए कि एक नेटवर्कर एक महिला ने अपना खुद का एक अच्छा वजूद बनाया। तो फिर आगे कारवां चलता गया, फिर उसके बाद फिर भी मैंने नहीं रोकी, टारगेट के ऊपर ही काम करा। बेटा ठीक हुआ, बेटे ने मेरा साथ देना शुरू कर दिया, हम दोनों मिलकर SHPL करते हैं, आज बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, और सच में थैंक्स है SHPL का। जितना मैं थैंक्स करूंगी उतना कम है मेरे लिए, क्योंकि उसने मेरे बेटे को आज मेरे पास, मतलब बेटे को एक नई जान डाली मेरे बेटे के अंदर। मैंने भी प्रोडक्ट यूज करे, मेरे अंदर भी उन्होंने एक जान डाली। मेरी मन के की 14 साल की प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को SHPL ने ठीक करा है। 14 साल मैंने ये डॉक्टरों के, मतलब नहीं क्या, डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाए, कौन सा डॉक्टर था जिसकी ट्रीटमेंट मैंने नहीं करी, लेकिन आज थैंक्स SHPL का सिर्फ एस्पल्स, एलोवेरा, व्हाइट एलोवेरा, बोन एक्टिव, शलाकी जूस, 4 चीजों से मैंने 13 साल की प्रॉब्लम को बाय बाय कर दिया। पूरी जिंदगी के लिए मेरे तीनों डिस्क फ्रैक्चर थे, साइटिका की प्रॉब्लम थी, और पूरी जिंदगी के लिए मैंने बाय बाय कर दिया। थैंक्स SHPL, और थैंक्स ग्रेट MD मिस्टर गोपाल कुंडू सर के लिए, जिन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया, जिन्होंने इतने बढ़िया प्रोडक्ट बनाए। और आज SHPL ने, फ्रेंड्स, आप सबको सुन के खुशी होगी, इतना बड़ा हौसला मुझे दिया, इतना हौसला दिया कि इस एनिवर्सरी के ऊपर 25 अगस्त को एनिवर्सरी होती है हमारी 25 अगस्त को, इस एनिवर्सरी के ऊपर मेरी फैमिली ने मुझे सरप्राइज बहुत बड़ी पार्टी दी थी। आज मेरी फैमिली की भी सोच बढ़ चुकी है, मैंने वही देखा कि रेशमा वही फैमिली है जो तुझे 13 साल पहले रोकती थी, आज वही फैमिली इन कपड़ों में आ चुकी है, इस लाइफस्टाइल में आ चुकी है,
इतनी सरप्राइज बढ़िया पार्टी दी। और साथ के साथ मुझे एसएचपीएल ने क्या दिया, एसएचपीएल ने एक हौसला दिया। मैंने उसी एनिवर्सरी के दिन हस्बैंड को 1.25 करोड़ रुपए का फ्लैट गिफ्ट किया रहा, और जो मेरा टारगेट था वो फ्लैट मैंने वीटीपी के अंदर लिया। वीटीपी मतलब वीटीपी पेगासिस एक ब्रांड है, एक सिटी है जिसके अंदर 2 लोग हमारे ऐसे हैं जिनके पास खुद का चॉपर है, हेलीकॉप्टर है। मतलब मेरा सपना था, ड्रीम था। आज तक तो हम बीएमडब्ल्यू और ऑडी वालों के साथ रहते हैं, लेकिन चॉपर वालों के साथ रहना ये मेरा सपना था। और मैंने 1.25 करोड़ रुपए का फ्लैट बुक करा 25 अगस्त 2022 के अंदर। सिर्फ और सिर्फ एक हौसला मिला एसएचपीएल से कि रेशमा तू भी अगला पड़ाव पार कर सकती है। मैं थैंक्स करूंगी अपनी ऑल एंटायर टीम का, थैंक्स करूंगी मैं ग्रेट अपलाइन का मिस्टर विनय कुमार सर का, क्योंकि टाइम ज्यादा परमिशन नहीं देता फ्रेंड्स, बोलने के लिए बहुत कुछ है। बच्चों को पढ़ाया, सब कुछ करा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। एक महिला होके, एक लेडी होके इतने प्रॉब्लम को फेस करके अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी सारी महिलाएं कर सकती है, सारे जेंट्स कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए सिर्फ एक जिद चाहिए, एक चैलेंज चाहिए। जैसे मेरे अंदर था गरीबी वाला चैलेंज, हेट थी मुझे उस गरीबी वाली जिंदगी से, वैसे फ्रेंड्स अपने अंदर एक चैलेंज चाहिए। बहानों को आज से हमने सारे आग लगाना है, आग लगाना है। बच्चा बीमार है, उसका बर्थडे है, इसकी शादी में जाना है, उसकी मैयत में जाना है, उसके 10वें में जाना है, 13वें में जाना है, यार इससे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन इन सारी चीजों को छोड़ के अगर हम काम करेंगे तो हमारा भी चेक एमएन शरीफ जैसा 9 लाख का बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के अंदर। हम भी 9 लाख का चेक ले सकते हैं। मैं सारी लेडीज को मेरी यही गुजारिश है कि सिर्फ हमने आज से बहानों को आग लगाना है, और हमने इस एसएचपीएल के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है, एक इतिहास बनाना है इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और हमारी एसएचपीएल के अंदर लेडीज की टीम खड़ी करके हमने एक कारवा खड़ा करके हिस्ट्री क्रिएट करनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, एसएचपीएल कंपनी के अंदर। आप सभी लोगों के लिए फिर से नवरात्रि की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, स्पेशली कोलकाता वालों के लिए, क्योंकि कोलकाता में ये त्योहार बहुत बढ़िया तरीके से मनाया जाता है। और आप सभी के लिए भी, और स्पेशली थैंक्स करूंगी स्टैन सर, जो इतना मौका आपने हमें दिया बोलने का। चलो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम आजादी नहीं देता। थैंक यू ऑल लविंग ऑडियंस का जो हमें सुन रहे हैं, इतनी देर से आप सुन रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रेशमा मैम, अनस्टॉपेबल। मुझे लगता है कि मैजिकल मंडे का एक वेबिनार से काम नहीं होगा, बहुत सारे वेबिनार्स हमको करने पड़ेंगे। डेफिनेटली दिस इज नॉट द लास्ट टाइम दैट यू ऑल विल बी स्पीकिंग। आप सभी लोगों को मौका मिलेगा। और इस मैजिकल मंडे में हम लोगों ने पुणे महाराष्ट्र से 2 सक्सेसफुल ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर अचीवर्स को हम लोगों ने सुना, उनकी लाइफ स्टोरी, उनके पर्सनल फैमिली के छोटे छोटे इश्यूज जो होते हैं वो भी आपके बिजनेस में बहुत सारे इम्पैक्ट करते हैं। और हम लोग जब स्टेज में देखते हैं बहुत कुछ, सब कुछ खूबसूरत दिखता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा सैक्रिफाइस होता है, बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ के ऊपर जीत हासिल करना पड़ता है। ये इसके बावजूद भी हमको सक्सेस होना पड़ता है। तो ये आपको एक ट्रेलर दिखा दिया कि हर फैमिली में क्या होता है। तो आपके फैमिली में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो ये नॉर्मल है, यूजुअल है। तो इसको आपको पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ना है अपने लक्ष्य के साथ। सो दोस्तों, समय काफी हो चुका है, 2 मिनट में लूंगा कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए। सबसे पहले जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग का जो सिलसिला जो है वो जारी है। इस हफ्ते में भी त्योहार हो या नहीं हो, सीखने का प्रक्रिया कभी बंद नहीं होगा। तो इसके लिए कल सुबह 8 बजे हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स के ऊपर आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी रिद्धि शाह मैम के थ्रू। तो उसको आप अटेंड करें। और दिन में 24 घंटे होते हैं तो 8 घंटे तो आप पहले अच्छे तरीके से सोएं, स्लीप वेल। लेकिन बाकी जो 16 घंटे हैं उसमें दिन में आपको 2 घंटे एसएचपीएल का ट्रेनिंग को लेना है, क्योंकि जितना आपकी नॉलेज तेज है उतना ज्यादा आपकी कन्वर्शन रेट है। क्योंकि जितने आप प्रेजेंटेशन करते हैं, जितने आप बिजनेस प्लान दिखाते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपको जूम वेबिनार से अभी मिलती है। और ऑफ कोर्स बाकी जो सेमिनार्स भी होते हैं। तो कल आपको 8 बजे अटेंड करना है। जो महिलाओं के लिए जो या विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो प्लेटफॉर्म है, सर्वश्री नेटवर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग विमेन, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेन के, मर्दों के अगेंस्ट कोई आंदोलन है। इट इज ए प्लेटफॉर्म जहां पर दोनों मेल एंड फीमेल, जैसे हम लोगों ने देखा फीमेल के स्पेलिंग में मेल छुपा हुआ है, मैडम बोलते हैं तो उसमें एडम छुपा हुआ है, ठीक है।
तो सब कुछ हमको दोनों को साथ में मिलके विदाउट एनी जेंडर बायस हमको आगे बढ़ना है। तो इसके लिए कल शाम को वी हैव अ ट्यूसडे, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेरिफिक ट्यूसडे। इसमें ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर से भी ऊपर जो रैंक अचीव किए हैं उनके 4 लीडर्स को हम लोग चुन के उनकी भी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, लेकिन ये सुनेंगे थोड़ा संक्षिप्त में, 10 मिनट्स का टाइम रहेगा। तो कल उसके बारे में भी आपको पोस्टर फ्लायर भेजा जाएगा, तो उसको हम लोग देखें। और कल भी बड़ी संख्या में इस वेबिनार को आप अटेंड करें। तो दिन में 2 बार आप थोड़ा सा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन लोगों से लेते हैं, उनकी स्टोरी सुनते हैं, तो उसको हम लोग सुनेंगे। तो कल आप टेरिफिक ट्यूसडे में जो SHPL की सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए डेफिनेटली हाजिर रहें। और इस महीने में सुपर सितंबर का जो पिछला महीना है उसमें जो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर होके जिन्होंने रैंक अचीव किया है, मिस्टर MN शरीफ फ्रॉम चित्रदुर्गा कर्नाटका, तो उनको भी हम लोग कल सुनेंगे। तो ये महीने में उन्होंने 25 लाख मैचिंग बीवी कैसे कर पाए, तो इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। तो आप सभी लोगों को फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दिन में जो वेबिनार होते हैं, 2 वेबिनार जो होते हैं उसको जरूर अटेंड करिए, डोंट मिस इट। ओके, ये वेबिनार में बहुत कुछ लाभ होगा। द इम्पोर्टेंट वेबिनार इज ऑन वेडनेसडे को शाम को सिग्नेचर प्रोडक्ट ऑफ SHPL, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग दे देंगे। एक नई रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है एज SHPL सिग्नेचर प्रोडक्ट। पर इंपॉर्टेंटली वो दिन दशहरा का दिन है और उस दिन आपको वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस या बिजनेस अपडेट्स मिलेंगे। सो डोंट मिस ऑन वेडनेसडे एट 8 PM एज वेल। सो इसी के साथ मैं वंस अगेन आई वुड लाइक टू पर्सनली एंड ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट थैंक शिल्पा मैम एंड रेशमा मैम, जिन्होंने अपने दिल से बात किया और बहुत सारी चीजें शेयर की जिससे हम सभी लोगों को इंस्पायर होने में उन्होंने मदद किया। सो थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आपको इस वेबिनार कैसा लगा, इसका एक्नॉलेजमेंट, इनका फीडबैक आप अपने चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और फिर मिलेंगे हम लोग 8 बजे कल सुबह जो SHPL एजुकेशन का प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। थैंक यू वेरी मच। विद दिस आई क्लोज दिस वेबिनार। गुड बाय एंड गुड नाइट।